गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक तो हमने समझा कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, उसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है, किस तरीके से उसकी अप्रोच होती है, किस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेट बनाते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं उसकी एप्लीकेशन। मैंने बताया था ना कि एक्चुअल में आजकल आप कहां कहां बायोटेक्नोलॉजी देख रहे हो, ठीक है, आप किस प्रोडक्ट को देख रहे हो जो बायोटेक्नोलॉजी से बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम आज जो स्टडी करने वाले हैं उसकी एप्लीकेशंस की स्टडी करने वाले हैं कि उसकी एप्लीकेशंस है कहां। अच्छा, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी प्रॉपर है ना? ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी ओके है ना? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, ठीक ठीक ठीक। ओके ओके ओके, यस, ठीक है ठीक है। तो आज हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरीके से हमने प्रोसेस को बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल समझा, ठीक है, ऐसे ही इसकी एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन को भी कंसेप्चुअल एकदम समझना है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो एप्लीकेशंस को भी हम टिप्स पर लेकर के आएंगे कंसेप्ट प्रोसेस की तरह। तो एक एक करके समझेंगे कि इसकी एप्लीकेशन कहां पर है, ठीक है, किस तरीके से कहां यूज हो रही है बेटा, क्या रिक्वायरमेंट हुई इस बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस में। एग्रीकल्चर में हम इसका क्या यूज कर रहे हैं, मेडिसिन में ये कहां यूज हो रही है, ठीक है, बायो एथिक्स क्या होता है, ठीक है, बायो पेटेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहां कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का हमारा गोल क्या होगा, पहले समझो। आज का हमारा गोल है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं इन एग्रीकल्चर, क्योंकि हम भाई यहां आपके सिलेबस में मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया एप्लीकेशंस को। एक तो एग्रीकल्चर में एप्लीकेशंस और नंबर 2 मेडिसिन में एप्लीकेशंस, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशंस होंगे इसके, ठीक है, कहां कहां इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। ऐसे ही मेडिसिन में क्या क्या एप्लीकेशंस होंगे, कहां यूटिलाइज कर रहे हैं, आखिर मार्केट में वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ठीक है, मेडिसिन के अंदर, जहां पर इस आप कह सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोडक्ट हैं वो, ठीक है, जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल, आई एम फाइन, ठीक है, काफी इंप्रूवमेंट है, सब कुछ ओके है, ठीक है, बस ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अब। तो एक बात क्लियर हो गई। तो आज हमारा टारगेट क्या है, तो गोल्डन राइस हम कवर करने वाले हैं। गोल्डन राइस एनसीईआरटी में नहीं है पर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो छोटा सा है तो हम इसको कवर कर देंगे गोल्डन राइस को, ठीक है, क्योंकि एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। क्या रिक्वायरमेंट हुई, किस तरीके से हमने बनाया इसको, गोल्डन टर्म क्यों यूज किया, सारी बातें समझेंगे। एसीएम फ्लेवर सेवर टोमेटो, इट इज अ ट्रांसजेनिक टोमेटो, ठीक है, इट इज ऑल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, यानी इट इज ऑल्सो एप्लीकेशंस, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी इन केस ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन, तो वो भी हम अच्छे से समझने वाले हैं। और बीटी टॉक्सिन्स, व्हाट इज बीटी, ठीक है, बहुत क्लियर कट समझेंगे। बीटी टॉक्सिन का यूटिलाइजेशन कहां होता है, किस क्रॉप को इंप्रूव करने में होता है। स्पेशली इंडिया में सबसे ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन कॉटन के केस में हुआ। इंडियन फार्मर ने इस टेक्नोलॉजी को कॉटन को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने में यूज किया। तो वो सारी हम बातें पूरी अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो आज हमारा जो टारगेट है, ठीक है, भाई एग्रीकल्चर के अंदर गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर, ट्रांसजेनिक टोमेटो एंड बीटी टॉक्सिन, इसको लेके चल रहे हैं। तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर एप्लीकेशन में बात की जाती है तो बीटी टॉक्सिन नंबर 1, नंबर 2 आरएनए इंटरफेरेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है, काफी बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है, बच्चों तो छोड़ो, मतलब काफी लोगों को समझ में नहीं आता आरएनए इंटरफेरेंस, जो हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और थर्ड है इसमें जीन थेरेपी, हर साल नीट में क्वेश्चन आता है, जीन थेरेपी पे क्वेश्चन कंटिन्यू समझो आ ही रहा है, ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में। तो तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके हॉट पार्ट हैं जिसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, पर पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हमें समझना है बेटा कि हमारा टारगेट क्या है। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में हम 2 एप्लीकेशंस हमारे सिलेबस में, एग्रीकल्चर, ठीक है, और मेडिसिन। तो पहले हम एग्रीकल्चर में इसकी एप्लीकेशन सारे के सारे समझने वाले हैं। पहले एग्रीकल्चर कवर करेंगे, फिर हम मेडिसिन कवर करेंगे। तो पहला टारगेट हमारा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करते हैं, समझना कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, अभी तो बेसिक बातें बता रहा हूं, एनसीईआरटी की कुछ लाइनें तो डायरेक्टली क्वेश्चन उठ जाता है, फिर मैं समझाऊंगा डिटेल में।
तो अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, तो पता तो होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में भाई क्या होता है, क्या यूज करते हैं। तो एग्रीकल्चर भाई आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए, कि जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसी पैटर्न में फूड को भी तो इंक्रीज होना पड़ेगा, मतलब फूड की क्वांटिटी, ग्रेन में, ठीक है, कह सकते हो जो ग्रेन्स की क्वांटिटी, ठीक है, क्रॉप में कल्टीवेशन की में इंप्रूवमेंट, ये सब पैरेलली इंप्रूव होना होगा, तभी हम, ठीक है, इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को प्रॉपर फूड प्रोवाइड कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर किस किस पैटर्न पे काम करता है पहले पता होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है, लेट्स अस टेक अ लुक एट द 3 ऑप्शंस हैं। भाई आप जो पुराने टाइम पर हमें जो मतलब 3 ऑप्शंस हैं फार्मर के पास। एक तो क्या है भाई, केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है, देखा होगा आपने, कई बच्चे फार्मर्स, ठीक है, कह सकते हो कि मतलब कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी रहते हैं, उनको पता है कि एक्चुअल में क्या क्या चीज हम यूज करते हैं। हाँ, जो सिटीज में रहते हैं उनको इतनी बात नहीं पता होती, पर आपको पता होगा कि जैसे जब भी आप, ठीक है, आलू की खेती होती है तो बहुत सारा यूरिया दिया जाता है खेतों में, बहुत सारा यूरिया, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे अलग अलग टाइप के क्रॉप कल्टीवेशन होते हैं, तो अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स देते हैं। फर्टिलाइजर्स के साथ साथ हम डिफरेंट टाइप के केमिकल स्प्रे भी करते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, फंजीसाइड्स होते हैं, आप समझ रहे हो ना। तो ये सब केमिकल्स हैं, यानी ऐसी एग्रीकल्चर जो केमिकल पर बेस्ड है, क्योंकि अगर इन केमिकल को नहीं यूज करेंगे बेटा तो समझ रहे हो ना, ईल्ड इंक्रीज, इन ईल्ड नहीं, क्रॉप की जो ईल्ड चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि अगर ईल्ड नहीं मिलेगी क्रॉप की तो सब नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। तो क्रॉप की ईल्ड किस तरीके से बढ़ाई जाए, ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के केमिकल यूज करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, वो 3 ऑप्शंस है फार्मर के पास। एक तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो बड़ा ट्रेंड चल गया है आज की डेट में, ठीक है, सुना भी होगा आपने कि, ठीक है, ये, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर से बना हुआ प्रोडक्ट है। तो बायो टर्म जोड़ते ही कहीं ना कहीं क्या आ गया, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, मतलब कहीं ना कहीं, समझ रहे ना मेरी बात, तो उसमें आ गया ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कह सकते हो ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक मिल्क, ऑर्गेनिक, ठीक है, आप बोल सकते हो, ठीक है, फ्रूट्स ऑर्गेनिक, ठीक है, पोटैटो, मतलब बहुत सारा टर्म आप सुन रहे होगे मार्केट में, इस तरीके से ऑर्गेनिक टर्म आ गया। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर, तो इसका भी ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, बट सफिशियंट नहीं है। तब फाइनली हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी प्रोड्यूस किए, तब जाकर के ये सब चीजें संभव हो पा रही हैं कि हम बढ़ती हुई, पर इतना भी सफिशिएंट नहीं है, आगे भी इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो समझना होगा कि 3 ऑप्शंस हैं फार्मर के पास। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो क्या क्या इंक्लूड होता है एग्रोकेमिकल में, आपको पता होगा। जब एग्रोकेमिकल की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर। इसके अलावा और क्या यूज करते हैं यहां पर, ठीक है, आपने सुना होगा, ठीक है, फंजीसाइड्स यूज करते हैं, कोई क्रॉप में फंगस ग्रो कर जाती है, क्रॉप खत्म हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि अनवांटेड क्रॉप, ठीक है, साथ में जो ग्रो हो जाती है ना, उन वीड्स को खत्म करने के लिए, ठीक है, हम हर्बिसाइड्स भी यूज करते हैं, केमिकल हर्बिसाइड्स। तो आप यहां पर फंजीसाइड यूज करते हो, आप यहां पर हर्बिसाइड्स यूज करते हो, आप यहां पर डिफरेंट टाइप के इंसेक्टिसाइड यूज करते हो। तो डिफरेंट टाइप के केमिकल फर्टिलाइजर, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स, इन डिफरेंट टाइप के केमिकल्स जो आप यूज कर रहे हो क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, वो सब एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड है, जो चला आ रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर ये यूज नहीं करेंगे तो हमारी क्रॉप की ईल्ड नहीं इंक्रीज होगी, और ईल्ड हमें नहीं मिलेगी, ठीक है, तो आप समझ रहे हो नुकसान ही नुकसान होगा, और किस तरीके से खाना मिल पाएगा सबको। तो यील्ड को इंक्रीज करने के लिए इन सबका यूटिलाइजेशन जरूरी है। ये ऑप्शन तो हम यूज कर ही रहे हैं और सबको पता है। अब लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल गया, आज की डेट में ट्रेंड चल गया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। जब हम भी ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो प्रोडक्ट भी बड़े महंगे होते हैं ऑर्गेनिक के नाम पर, क्योंकि हर कोई केमिकल से बचना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल सब्सटेंस, जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट बड़ा ट्रेंड है। कई बायोटेक्नोलॉजी के बच्चों ने तो अपनी कंपनी भी खोल ली है वर्मी कंपोस्ट के नाम से या बायो फर्टिलाइजर के नाम से, क्योंकि आप कितने भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे, ठीक है, तो क्रॉप में लगाओगे, क्रॉप से वो ग्रेन्स में जाएंगे, ग्रेन्स के आपके अंदर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ना। यानी कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं इन फर्टिलाइजर की वजह से आ रही हैं, पर करें क्या,
ठीक है, फार्मर ऑलरेडी इतना घाटे में रहता है, अगर इन फर्टिलाइजर को यूज नहीं करेगा, आप समझ रहे हो, तो क्रॉप की यील्ड नहीं बढ़ेगी। और जिस तरीके से समझ रहे हो ना यील्ड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आए दिन डिफरेंट टाइप के एबायोटिक स्ट्रेस, आप समझ रहे हो, कभी सूखा पड़ गया, कभी बारिश हो गई बहुत ज्यादा, डिफरेंट टाइप के एबायोटिक स्ट्रेस की वजह से क्रॉप खत्म हो जाते हैं। तो फार्मर्स की स्थिति आपको पता ही है, कंडीशन क्या है। तो एक्चुअल में ये भी कोई सस्ते नहीं होते, बहुत महंगे होते हैं ये, ठीक है। किसान की तो हिम्मत ही नहीं है इनको परचेस कर पाए इन केमिकल्स को, तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है इनके ऊपर, तब जाकर के वो परचेस कर पाते हैं और क्रॉप की यील्ड इंक्रीज करने में यूज करते हैं, ठीक है। लेटेस्ट ट्रेंड चला हुआ है और मार्केट में बहुत डिमांड है किसकी, बायो फर्टिलाइजर या कह सकते हो ऑर्गेनिक फूड की, ठीक है। यहां तक कि मिल्क तक ऑर्गेनिक आता है, ठीक है। कई मेरे नोन है वो, मतलब जो उस पर वर्क कर रहे हैं, तो वो मिल्क को कई टाइम कॉस्टली, मतलब कह सकते हो अगर नॉर्मल मिल्क का रेट 60 रुपए केजी चल रहा है, तो 3 to 4 टाइम उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है अगर वो ऑर्गेनिक मिल्क हो जाता है। ऑर्गेनिक मिल्क का मतलब कैसे होगा, उस कैटल को आप ऑर्गेनिक फूड खिला रहे हो, भाई इंसान को खाने को नहीं मिल रहा, वहां कैटल खा रहा है ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। तो कैटल्स को आप ऑर्गेनिक फूड खिलाओगे तो नो डाउट उसका मिल्क भी ऑर्गेनिक होगा। अगर उस कैटल को आप, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर वाला फूड खिलाओगे तो नो डाउट वो क्वालिटी मिल्क में भी होगी। तो बस सीधी सी बात है, कैटल जिस तरीके का फूड इंटेक करता है, मिल्क की क्वालिटी भी वैसे ही हो जाती है, ठीक है। पर ये तो मैं बता रहा हूं डेटा, रियलिटी में इंडिया में हो क्या रहा है पता है आपको, ये मैं नहीं बोल रहा, ये WHO बोल रहा है, ठीक है। आज की डेट में जो मिल्क आप सबको, जो स्पेशली मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, मैं सिटीज की, ठीक है, शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, जहां पर मैक्सिमम आपको मिल्क के नाम पर केमिकल्स, ठीक है, प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इतने डेंजरस केमिकल्स हैं। तो ये WHO बोल रहा है अगर इंडिया में इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे आने वाले, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली उन्होंने बोला कि 20 से 25 ईयर के अंदर इंडिया की 85% पॉपुलेशन, ठीक है, कैंसर से, ठीक है, मतलब कैंसर उसको, मतलब कैंसर हो जाएगा। ये टर्म उनके एक आर्टिकल में निकला हुआ है। तो आप समझ लो कि मिल्क की अगर बात करते हैं तो कितना जरूरी है हमें मोल्ड करना कहीं ना कहीं बायो फर्टिलाइजर पर। बट बहुत, मतलब हर फार्मर की मतलब नहीं है कि बायो फर्टिलाइजर को यूज कर पाए, बट कोशिश तो करनी चाहिए, ठीक है। जो कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर टर्म यूज करते हैं, तो बायो फर्टिलाइजर हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, मतलब यहां पर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, बायो, जैसे वर्मी कंपोस्ट, और कॉस्टली भी होता है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा, घर में भी आप अगर प्लांटिंग करते हो तो छोटा सा पैकेट लेके आते हो, 100 रुपए का एक छोटा सा पैकेट आता है, ठीक है, दिस अ वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें कह सकते हो न्यूट्रिएंट क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है। वही अर्थवॉर्म वर्मी कंपोस्ट तो समझते हो ना, उसके थ्रू उसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, और बहुत ही कह सकते हो क्रॉप की ईल्ड के लिए भी बहुत बेहतर होता है। बट कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि फार्मर उसको बड़े स्केल पर यूज नहीं कर सकता। बट हाँ, ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा अब यहां पर, ठीक है, डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड यूज करते हो, यहां बायो पेस्टिसाइड यूज करेंगे हम, बायो, इसके अलावा आप बायो कंट्रोल लगाते हो, भाई यहां पर डिफरेंट टाइप का मैनेजमेंट करते हो, यहां बायो कंट्रोल लगाओगे, बायो, मतलब सीधी सी बात है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज करोगे क्रॉप कल्टीवेशन के लिए तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है, ऑर्गेनिक बेस्ड एग्रीकल्चर हो गया। ये एक ऑप्शन है हमारे पास जो फार्मर कर रहे हैं, ठीक है, वही फार्मर कर रहे हैं जो, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा उनका बैक स्ट्रांग है, ठीक है। तो नो डाउट इसके प्रोडक्ट कॉस्टली हैं, पर फार्मर को उसकी कॉस्ट मिलनी भी तो चाहिए। तो जिनका मार्केट में अच्छे से, ठीक है, पकड़ है तो उनको तो इसका बेनिफिट मिल जाता है, नहीं तो जो बीच के मीडिएटर्स होते हैं वो, समझ रहे हो, सारा प्रॉफिट खुद खा जाते हैं। तो फार्मर तो गरीब है, वो गरीब ही रह जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में बहुत जरूरी है, पर अभी तो आपको समझना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो एक तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है, एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, और तीसरा, क्योंकि भाई जो जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रीन रिवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ये सफिशिएंट नहीं है, समझ रहे हो, एग्रीकल्चर, ये एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, और हम सेकंड टर्म यूज कर रहे हैं भाई ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, सफिशिएंट नहीं है। तो अब साइंटिस्टों ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। उन्होंने क्या कहा, इन सबको हम जो यूटिलाइज कर रहे हैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, हमें ऐसे क्रॉप बनाने पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं एबायोटिक स्ट्रेस
से जो नुकसान होता है ना वो ना हो। जैसे आपने देखा होगा, जैसे धान की खेती है, ठीक है, आप जानते होंगे, जैसे आप गेहूं तो समझते हो ना, ठीक है, तो उसकी बाली होती है, देखा होगा कि ओले पड़े, वो ब्रेक हो गई, नुकसान हो गया, बारिश बहुत ज्यादा हुई, नुकसान हो गया, ठीक है। तो उनके स्टेम को इतना स्ट्रांग बनाया जाएगा, ठीक है, इस जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, जिससे कि थोड़े छोटे मोटे, ठीक है, एबायोटिक स्ट्रेस से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रेन्स होते हैं उनकी नंबर इंक्रीज, भाई ऐसा कुछ को टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, भाई यही टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इसी टेक्नोलॉजी से हम क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे क्रॉप को और उनके ग्रेन के नंबर्स को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी में इंक्लूडेड है। इसके अलावा, ठीक है, अब हमें यह भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम ग्रेन की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट सप्लाई भी तो चाहिए, ठीक है। तो थर्ड मेथड है, बट ये मेथड एक आम फार्मर के, ठीक है, बस में अभी नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ इसमें से यूज कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो हम बताएंगे, बट हर फार्मर इस चीज को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि फार्मर ऑलरेडी समझ, जब तक गवर्नमेंट उसकी हेल्प नहीं करेगी, ठीक है। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर जो हम आज पढ़ाने वाले हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। तो ये 3 मेथड हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। भाई ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ठीक है, ये हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन तभी आ पाएगा, ठीक है, ये तीनों के तीनों मेथड यूज होंगे, एक हर फार्मर इसको यूज करने में कैपेबल होगा, पर अभी हर फार्मर इन तीनों मेथड को यूज करने में कैपेबल नहीं है, ठीक है। आप समझ रहे हो, सेल्फली गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा। और ग्रीन रेवोल्यूशन भी समझ रहे हो, नो डाउट इन तीनों मेथड को यूज करने से जो क्रॉप की यील्ड है वो 3 to 4 टाइम इंक्रीज हुई है, बट इतना भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है ये भी सफिशिएंट नहीं है, इसमें भी मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है ग्रीन रेवोल्यूशन में, ठीक है, और कहीं ना कहीं रिप्लेस करने में, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के केमिकल जो हाईली कार्सिनोजन भी होते हैं, इनको रिप्लेस किया जाए किससे, बायो फर्टिलाइजर से, ठीक है, और इनको भी रिप्लेस किया जाए आगे जाकर के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से, ठीक है, जो ऑलरेडी पेस्ट रेजिस्टेंस पावर उनके अंदर खुद होगी। यानी आपको पेस्टिसाइड यूज नहीं करने, आपको फंजीसाइड यूज नहीं करने, ऑटोमेटिकली हम ऐसी क्रॉप बना रहे हैं कि उनके ऊपर ना पेस्ट का इफेक्ट होगा, ना फंगस का इफेक्ट होगा, ना इंसेक्ट का इफेक्ट होगा, ठीक है, मतलब बहुत ही मॉडिफाइड क्रॉप, वो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके। तो वो टेक्नोलॉजी कहां आएगी, थर्ड स्टेप के अंदर, जो हम यूज करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो अब समझना मेरी बात कि अगर हम प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं तो टारगेट क्या है हमारा, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं फार्मर के सामने, भाई किसको सोचकर क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आप मेन क्या है, देखो ऐसे क्रॉप बनाने हैं हमें जो क्या हो, मोर टॉलरेंट हो, किसके लिए, एबायोटिक स्ट्रेस। तो एबायोटिक स्ट्रेस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। एबायोटिक स्ट्रेस समझ गए हो, भाई ठंडी पड़ गई, ठीक है, सूखा पड़ गया, अगर साल्टी सॉइल है या बहुत गर्मी हो गई, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, क्रॉप की यील्ड घट जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ऐसे क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का फॉर्मेशन हो। भाई हम यहां क्या बोल रहे हैं, हम यहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हम प्लांट भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हैं, इसके अंदर हम बैक्टीरिया भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हैं, फंगस भी कर सकते हैं, और एनिमल को भी जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाएंगे, जो हम आज बताने वाले हैं। पर यहां हम बात कर रहे हैं अभी क्रॉप की, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम प्लांट की बात कर रहे हैं अभी हम। तो ऐसे जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ठीक है, जो एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर रखते हो, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है एबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है, कभी ओले पड़ गए, बहुत पानी गिर गया, सूखा हो गया, ठीक है, आप समझ रहे हो, कहीं बाढ़ ही आ गई, ऐसे कंडीशंस आ रही हैं, तो कहां से आपको भाई समझ रहे हो ना इतना फूड मिल पाएगा। तो इस ऐसे क्रॉप बनाने हैं जो इसका टारगेट है, और बना भी रहे हैं। तो सेकंड हमने टारगेट क्या रखा, इसका सेकंड टारगेट है इस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन का, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। धीरे धीरे हमें केमिकल पेस्टिसाइड पर जो हमारा विश्वास है उसे कम करना होगा, ठीक है, क्योंकि नो डाउट केमिकल पेस्टिसाइड से यील्ड इंक्रीज होती है, पर जितना ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड यूज करोगे उतना ही क्रॉप और एटमॉस्फेयर भी इको फ्रेंडली नहीं रहेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हो रहा है, नो डाउट, ठीक है, हम धीरे धीरे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या कह सकते हो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, तो चेंज हो रहा है, पर टाइम लगेगा, ठीक है।
तो रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, इसीलिए अब हमें आज की डेट में क्या बनाने पड़ रहे हैं, जो हम आपके सिलेबस में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप अपने सिलेबस में जो पढ़ रहे हो, हमें क्या बनाना है, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, जो बायोटेक्नोलॉजी से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप। अब पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप का मतलब है ऐसे क्रॉप जिस पर पेस्ट का इफेक्ट ही ना पड़ता हो। आपने देखा होगा कि टिड्डियों का दल आया, टिड्डी समझते हो, लोकस्ट, ठीक है, ग्रास हॉपर टिड्डा, लोकस्ट टिड्डी, दल, दल समझते हो, झुंड, ठीक है, ग्रुप्स में टिड्डियां होती हैं, टिड्डे नहीं होते, टिड्डे समझ रहे हो, एक आलसी की तरह आराम से पड़े रहते हैं, ठीक है, बड़े से होते हैं, और टिड्डियां थोड़ी कंपैरेटिव छोटी होती हैं और ग्रुप में होती हैं, ठीक है। आपने 11th में पढ़ा भी होगा, एनसीईआरटी में दे भी रखा है, लोकस्ट डायग्राम भी दे रखा है लोकस्ट का, ठीक है, वो ग्रेगेरियस होते हैं, झुंड में चलते हैं, ठीक है, और देखा होगा उनका जब एक साथ चलते हैं तो क्रॉप को खत्म करते हुए चलते हैं। तो हम ऐसे क्रॉप डेवलप करना चाहते हैं कि अगर ये लोकस्ट का ग्रुप आता है और उन क्रॉप को इनटेक करता है, सारे खत्म हो जाएं, ठीक है, यानी इंसेक्ट का खात्मा हो जाए, इंसेक्ट उस क्रॉप को इनटेक करने से पहले 10 बार सोचे यार खाएंगे तो मारे जाएंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात, वो हमने बनाया है। हम उसी को एग्जांपल की बात करते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप के लिए हम 2 टेक्निक यूज करेंगे, यहां हम टेक्निक यूज करने वाले हैं बीटी टॉक्सिन। तो बीटी टॉक्सिन टेक्निक को हम कहां यूज करते हैं, वो हम सारा एग्जांपल आपको देने वाले हैं पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप को बनाने। क्वेश्चन यही आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज्ड इन फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। आप बोलोगे बीटी टॉक्सिन यूज करते हैं, कैसे करते हैं समझाऊंगा। इसके अलावा आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए का मतलब है आरएनए इंटरफेरेंस, इस टेक्निक को भी हम यूज करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप या प्लांट को बनाने के लिए। कैसे करते हैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में, पर बेसिक तो पता होना चाहिए कि क्रॉप रेजिस्टेंट प्लांट के लिए हम बीटी टॉक्सिन यूज करते हैं और आरएनए इंटरफेरेंस यूज करते हैं। बीटी टॉक्सिन का बड़ा अच्छा एग्जांपल इंडिया के अंदर जो यूज होता है कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन बोलते हैं उसको। अब क्या है बीटी कॉटन समझाऊंगा डिटेल में, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। यानी ऐसी कॉटन जो कि पेस्ट की वजह से बहुत लॉस होता था, यील्ड कम हो जाती थी, तो हमने कॉटन को ही मॉडिफाई कर दिया, यानी कॉटन के प्लांट को मॉडिफाई कर दिया और उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया। इसके लिए हमने बीटी जीन यूज किया। बीटी क्या है बताता हूं अभी, ठीक है। ऐसे ही आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को हमने यूज किया है डिफरेंट टाइप की क्रॉप को इंप्रूव करने के लिए। आपके सिलेबस के अंदर हम टोबैको का केस बताएंगे कि बहुत सारे टोबैको के प्लांट्स होते हैं, टी क्रॉप्स होते हैं, उसमें उनकी रूट में नेमाटोड का इन्फेक्शन हो जाता है। तो अब इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने उस टोबैको के प्लांट्स को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया, ठीक है, या हमने उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया। यानी पेस्ट का मतलब यही नेमाटोड एटसेट्रा इंसेक्ट, ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो मारे जाएंगे, जिसकी वजह से यील्ड इंक्रीज होगी। आप समझ गए होंगे। तो पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप के लिए हम जो टेक्निक यूज करने वाले हैं आपके जो सिलेबस में है, बोर्ड में और नीट में, बीटी टॉक्सिन और आरएनए इंटरफेरेंस, इनको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है। इसके अलावा और क्या हम इस एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को, बायोटेक्नोलॉजी को, हेल्प टू रिड्यूस पेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस पता तो होना चाहिए क्या होता है। सर आप क्या बोल रहे हो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस? देखा होगा, जैसे देखा होगा किसान अगर उन्होंने जैसे टमाटर का केस लेते हैं, टमाटो, ठीक है, तो भाई उन्होंने कल्टीवेट किए बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है, मालूम पड़ा रास्ते में जाम लग गया, ठीक है, बहुत लंबा जाम, यानी 2-3 दिन लग गए। तब तक उनका ट्रक में जो टमाटो भरा हुआ था सारा का सारा क्या हो गया, सॉफ्टनिंग वो यूज की, ठीक है, वो राइप हो गया, पक गया, सॉफ्टनिंग हो गई, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या करना होता है उनको, सारा टमाटर वहीं छोड़ करके, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन पहुंचाएंगे वहां तक तो बिल्कुल ही सड़ जाएगा वो। तो ये था पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, यानी आपने हार्वेस्टिंग कर ली, किसान खुश था, अरे बहुत बढ़िया टमाटर आज हुआ, बहुत अच्छा, हमारे 4-5 ट्रक भर गए, ठीक है। अब उसको बेचने के लिए हार्वेस्टिंग के बाद वो मंडी में जाता है जहां उसको सेल करेगा, बट सफर बहुत लंबा था, रास्ते के अंदर कहीं जैम या कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि उसका जो माल था वो 2 या 3 दिन रुक गया रास्ते में, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो सारा टमाटर क्या हो गया, सड़ गया, सॉफ्टनिंग हो गई, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा लॉस था, इसी को बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो इससे बचाने के लिए, या बहुत सारे फ्रूट्स के केस में देखा होगा आपने भाई फ्रूट्स, भाई किसान ने फ्रूट्स लिए मंडी में लाके रखे, मंडी में सपोज कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि बंद हो गई या कुछ ऐसा हो गया कि वो नहीं बिक पाया, इतनी सेलिंग नहीं हो पाई उसकी, तो 2 या 3 दिन में सारा क्या हो जाएगा, सॉफ्टनिंग हो जाएगी, सड़ जाएगा, ठीक है, बेकार हो गया। तब साइंटिस्टों ने क्या किया, मॉडिफिकेशंस किए। जो आज की डेट में आप फ्रूट्स देखे होंगे आपने, आप बिल्कुल मंडी में जो जाएंगे आप कहीं से बाहर से, तो आप
फ्रूट्स लेके आएंगे, कुछ भी लेके आएंगे तो एकदम ग्रीन होते हैं, बट 2 या 3 दिन में तुरंत वो एकदम पक जाते हैं, ठीक है। पर किसान क्या करता है, जब वो अपने मंडी में लेकर के आता है उसको, तब उसको ट्रीट करके लाता है केमिकल से, और जब तक वो केमिकल से ट्रीट नहीं करेगा वो ग्रीन है ग्रीन ही रहेगा, उसकी सॉफ्टनिंग नहीं होगी, क्योंकि वो सारे के सारे क्या हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। आपको पता ही नहीं, आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इनटेक करते हो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को बचाने के लिए हमने भाई बहुत सारे फ्रूट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया। इसमें फ्लेवर सेवर टमाटो, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटो है, उसको तो हम एग्जांपल पूरा समझाएंगे आपको कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप फ्लेवर सेवर टमाटो का हम एग्जांपल लेने वाले हैं, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। इसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्लेवर्स, यही लिख देता हूं मैं। तो फ्लेवर सेवर, ठीक है, टोमेटो, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, क्वेश्चन आएगा फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ठीक है, से बचाने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो का, ठीक है, फॉर्मेशन है जो इस टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। क्वेश्चन यही मिल जाएंगे, फ्लेवर सेवर टोमेटो, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप के लिए बीटी टॉक्सिन यूज करते हो, आरएनए इंटरफेरेंस यूज करते हो। बीटी टॉक्सिन का जो हम केस बताएंगे, कॉटन, इसके केस में हम एग्जांपल लेंगे बीटी कॉटन का, बीटी कॉटन का, और यहां पर हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है भाई, पेस्ट रेजिस्टेंस, डिफरेंट टाइप के क्रॉप बनाएंगे, ठीक है, टोबैको का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। हम यहां पर कह सकते हो कि निमेटोड रेजिस्टेंट, नेमेटोड रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंट प्लांट्स होंगे उसको बनाने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और फ्लेवर सेवर टोमेटो इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम बता रहे हैं कि किसमें क्या कनेक्टेड है। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, भाई हम चाहते हैं कि प्लांट, ठीक है, दिस प्रिवेंट अर्ली, ठीक है, एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, भाई जितनी तेजी से, मतलब हम इसको इस तरीके से मॉडिफाइड करना चाहते हैं क्रॉप को, क्यों, नो डाउट मिनरल्स का यूटिलाइजेशन तो करें, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, आपने देखा होगा कभी आपने क्रॉप लगाया, उसने बहुत ज्यादा मिनरल को यूटिलाइज किया, नो डाउट प्लांट के अंदर कह सकते हो फ्रूट्स की क्वालिटी तो बढ़ेगी, ठीक है, बट कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई जितना रिक्वायर्ड है उतना वो ले, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, तो यहां पर भी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन चल रहा है इस लेवल पर भी, पर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इनहांस द, हाँ ये भी सिलेबस में अगेन, इनहांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, जैसे बहुत प्यारा एग्जांपल है इंडिया, क्या कई जगह, कई कंट्री ऐसी हैं जहां पर आप समझना कि ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसे फूड मिलते हैं जिनमें विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है, समझो एक तरीके से, यानी उनको वो खाना मिलता है पर चावल मिलता है, वहां पानी बहुत है, ठीक है, चावल मिलता है पर चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, और क्या होता है, कुछ तो होता नहीं है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो अक्सर कर वहां के लोगों के अंदर विटामिन ए डेफिशिएंसी हो गई थी, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया और बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया, इसको यूज करके उन्होंने गोल्डन राइस बनाया, क्योंकि वहां चावल बहुत, पानी बहुत है, तो चावल की कह सकते हो कि राइस का कल्टीवेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, इस विटामिन ए डेफिशिएंसी को रोकने के लिए उन्होंने एक ऐसा राइस बनाया, उसको गोल्डन राइस नाम दिया, क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए ऑलरेडी इनबिल्ड थी, तो हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, यानी ऐसा राइस जो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ कह सकते हो हाई यील्ड क्या दे रहा है, साथ में विटामिन ए दे रहा है, यानी आप राइस इंटेक कर रहे हो, विटामिन ए आपको साथ में मिल रही है, ये बायोटेक्नोलॉजी का खेल है, आप समझ रहे हो। इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं गोल्डन राइस के बारे में, तो गोल्डन राइस भी आपके सिलेबस के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब हम आपको बताने वाले हैं, गोल्डन राइस, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस, बीटी कॉटन, फ्लेवर सेवर टोमेटो, और इसमें गोल्डन राइस में मेनली होता क्या है, विटामिन ए। गोल्डन क्यों कहते हैं, कैसे बनता है, सारी मैकेनिज्म हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो हमारा टारगेट समझ में आया क्या है, हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी हमने बात की कि जो बेसिक ट्रेंड है, ठीक है, वो क्या था, मैंने बताया सबसे पहले बेसिक ट्रेंड है, मैंने बताया केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। सेकंड ट्रेंड क्या आ गया जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमने बताया कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करके ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर हम फोकस कर रहे हैं, पर सफिशिएंट नहीं है जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो एक थर्ड ऑप्शन और मतलब अब स्टार्ट हुआ है लेटेस्ट, जिसमें हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है, या ऐसे क्रॉप जिनको हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके।
तब जाकर के तीनों मिलकर के ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हरित क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी जो क्रॉप के अंदर कह सकते हो कि 3 टाइम जो ईल्ड हुई है वो इन तीनों को मिलाकर के हुई है, ठीक है। तो पर ये सफिशिएंट नहीं है जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे इसमें और मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, ठीक है। और हमारे जो टारगेट हैं वो ये टारगेट हैं आपके सामने, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को डेवलप करने के लिए एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने हैं, ठीक है। हमने बताया भाई पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने हैं, बीडी कॉटन, आरएनए इंटरफेरेंस जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, इसको भूल मत जाना, इस पर क्वेश्चन आता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस यानी आपने समझ रहे हो ना, हार्वेस्टिंग कर ली देन उसके बाद जो लॉस होता है भाई, ये प्री हार्वेस्ट लॉस हो गए, ठीक है, एबायोटिक स्ट्रेस, ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हमने फ्लेवर सेवर टोमेटो जो हम आपको समझाने वाले हैं, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है कैसे बनाया। और फाइनली, ठीक है, ये तो ठीक है, और एक बताया मैंने न्यूट्रिशनल वैल्यू को इनहांस करना, उसके लिए हमने गोल्डन राइस का फॉर्मेशन किया, कैसे बनाया सब हम डिटेल में सब पढ़ने वाले हैं। गोल्डन राइस का मतलब है उसमें प्रो विटामिन ए, ठीक है, बीटा कैरोटीन का हाई यील्ड यानी अमाउंट होता है, यानी आप राइस भी इंटेक कर रहे हो और बीटा कैरोटीन भी इंटेक कर रहे हो राइस के साथ। नहीं तो राइस में तो ओनली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये मेथडोलॉजी हम यूज करने वाले हैं इसकी एप्लीकेशन में। तो आपके जो सिलेबस में है गोल्डन राइस है, फ्लेवर सेवर टोमेटो है, आरएनए इंटरफेरेंस और बीटी टॉक्सिन जिसमें हम बीटी कॉटन पढ़ने वाले हैं। तो टारगेट समझ में आ गया क्या है एग्रीकल्चर का टारगेट, तो बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके लेने वाले हैं। नोट्स सेम ऐसे ही बनाना, ठीक है। जितनी बातें मैंने लिखी हैं उनको नोट्सों में ऐड करना है, ये एनसीईआरटी की लाइन के साथ साथ नोट्सों में इनको ऐड करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होना, जैसे मैं लिखा रहा हूं डिट्टो वैसे ही आपकी नोटबुक पर चीजें आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं क्या, गोल्डन राइस, ओराइजा सटाइवा। अब समझना मेरी बात, गोल्ड, अब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की बात चल रही है, तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में पहले मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मतलब ये तो खैर मैं अभी प्लांट का एग्जांपल दे रहा हूं, पर एक मैं बहुत प्यारे एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एक एंटीकोएगुलेंट था, एंटीकोएगुलेंट आप जानते हो, जितने भी सेंग्यूबोरस समझते हो, खून पीने वाले सेंग्यूबोरस एनिमल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं भाई, हर एक एनिमल की बॉडी के अंदर एंटीकोएगुलेंट होते हैं जो कोएगुलेशन होने से रोकते हैं, ठीक है। आप समझ गए ना मेरी बात, एंटीकोएगुलेंट हमारे अंदर हेपेरिन होता है, पता है आपको, ठीक है। ऐसी हर एनिमल में कोई ना कोई एंटीकोएगुलेंट होता है, ठीक है, जो उसको कोएगुलेशन से, पर जो सेंग्यूबोरस होते हैं, ठीक है, वो खून तभी सक कर पाएंगे, ब्लड सकिंग तभी हो पाएगा जब वो उस रीजन के अंदर एंटीकोएगुलेंट मिक्स करेंगे। तो उनकी सलाइवा में डिफरेंट टाइप के एंटीकोएगुलेंट होते हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग को रोकते हैं, जिससे कि वो आसानी से ब्लड को सक कर पाए, ठीक है। मानो अगर ऐसा नहीं करते तो वो जैसे ही हमारी स्किन को पंच करते तो वहां पर कोएगुलेशन हो जाता, तो ब्लड सक करना बंद हो जाता उनका, तो ब्लड सक ही नहीं कर पाते। तो नेचर ने जितने भी सेंग्यूबरस एनिमल्स हैं उनकी सलाइवा में एंटीकोएगुलेंट, एडिशनल एंटीकोएगुलेंट दिए, जो जहां से ब्लड सक करना होता है उस रीजन में उसको रिलीज करके वहां कोएगुलेशन की मैकेनिज्म को रोक देते हैं, ठीक है, और आसानी से ब्लड को सक कर सकते हैं। तो ऐसे ही हिरुडिन आपको पता ही है, ठीक है, हिरुडिनेरिया ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं वहां पर हिरुडिन देखने को मिलता है। तो जब साइंटिस्टों को पता चला हिरुडिन के बारे में तो उसको ब्लड बैंक में यूज किया जाने लगा। तो एनिमल्स इसको आइसोलेट करते थे ब्लड बैंकों में, या कहीं पर भी ब्लड को लॉन्ग टर्म स्टोर करना है, कोएगुलेशन से रोकना है, तो हिरुडिन का बड़ा अच्छा यूज होता था। तो पहला सोर्स क्या था इसका, एनिमल सोर्स था, ठीक है। अब जब से बायोटेक्नोलॉजी आई अब इसका प्लांट सोर्स हो गया। क्या, अब साइंटिस्टों ने उस हिरुडिन को बनाने वाले जीन को आइडेंटिफाई किया, उस जीन को वहां से आइसोलेट किया, और फिर क्या किया, एक वेक्टर के साथ रिकॉम्बिनेंट बनाया और उठा करके उसको, एक कॉमन प्लांट था, ठीक है, ब्रासिका नेपस, सरसों जानते हो ना, सरसों, ठीक है, ब्रासिका नेपस एक उसी की वैरायटी है, एक, ठीक है, टेम्परेट स्ट्रेन है, उसी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया उस वेक्टर को, ठीक है। जिससे क्या हुआ भाई, जब उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो अब उसके सीड के अंदर, सरसों का जो सीड था उसके अंदर हिरुडिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अब साइंटिस्टों ने क्या किया, उस सरसों को, भाई आप जानते हो भाई, ठीक है, उसको ऑयल निकालने में यूज करते हैं लोग, ठीक है। जब ऑयल निकालते हैं तो उस ऑयल के अंदर क्या था, हिरुडिन था। अब उस हिरुडिन को डिफरेंट, ठीक है, टेक्निक्स होती हैं जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में बताया था मैंने आपको। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू हमने ऑयल को अलग कर दिया और हिरुडिन को अलग कर दिया, और हिरुडिन को पैक करके मार्केट में सप्लाई स्टार्ट कर दी। यानी जो पहले हिरुडिन एनिमल से मिलता था, अब लार्ज अमाउंट में वही हिरुडिन हमें प्लांट से मिल रहा है।
किसकी हेल्प से? बायोटेक्नोलॉजी। यही तो खेल है बायोटेक्नोलॉजी का, यानी कुछ भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। यहां पर क्या कर रहे हैं हम डिफरेंट टाइप के जीन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। किसी को भी किसी के संग जोड़ सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, यही तो बायोटेक्नोलॉजी है। मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी बायोटेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग में कि इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इनिशियल फर्स्ट चैप्टर के अंदर समझ में आ गया होगा। तो ये भी इंटीग्रेशन है, वहां एग्जांपल भी दिया था मैंने इंटीग्रेशन का। तो अगेन मैंने आपको बोल दिया कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो यही है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, दो टाइप के जीन का। तो अब जैसे यहां पर भी इंटीग्रेशन की बात करते हैं, देखो गोल्डन राइज आपके सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, इसलिए समझना पड़ेगा, ठीक है। ओराइजा सटाइवा, ये ध्यान रखना है आपको, ट्रांसजेनिक वैरायटी है। इसके अंदर खास बात क्या होती है? बीटा कैरोटीन। क्या होता है इसके अंदर? बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है। इट इज अ प्रो विटामिन ए, प्रो विटामिन ए। अगर आपने कोई लेक्चर देखा हो मेरा, या नॉर्मल आपने 11th में पढ़ा भी होगा, जब हम लिवर पढ़ाते हैं तो लिवर के फंक्शन में लिखाते हैं, लिवर का काम होता है प्रो विटामिन ए, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करना, ठीक है। आप जैसे गाजर खा रहे हो, कैरेट, तो उसमें क्या है? प्रो विटामिन ए। अक्सर कर आप प्रो विटामिन ए खाते हो, डायरेक्टली विटामिन ए नहीं खाते, ठीक है। नेचर के अंदर प्रो विटामिन ए, बीटा कैरोटीन होती है, तो बीटा कैरोटीन को लिवर कन्वर्ट करता है विटामिन ए के अंदर, ठीक है। तो एक्चुअल में विटामिन ए प्रो विटामिन ए से, तो आपने राइस इंटेक किया, तो राइस में क्या थी? बीटा कैरोटीन, इस वाले राइस में, ठीक है। लिवर उसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर देगा। यानी जिन लोगों में विटामिन ए डेफिशिएंसी थी, ठीक है, वो कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर लोगों के अंदर इतनी ज्यादा विटामिन ए डेफिशिएंसी है कि ब्लाइंडनेस हो जाती है। न्यूली बॉर्न बेबी, ठीक है, जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो आप समझ रहे हो, इनिशियल फेज के अंदर विटामिन ए जो ह्यूमन में भी डेफिशिएंसी है, तो उनके फूड में भी डेफिशिएंसी होगी, तो आगे जाकर के उनको भी ब्लाइंडनेस या उनकी, समझ रहे हो ना, आइस से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए वहां इस टाइप के राइस के कल्टीवेशन को बहुत प्रायोरिटी मिली, क्योंकि एक ऐसा राइस था जिसके अंदर विटामिन ए का बहुत बेहतरीन सोर्स था, बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो अब कैसे बनाया हमने ट्रांसजेनिक वैरायटी को, गोल्डन राइस को, समझना, ठीक है। एक गार्डन में लगाने वाला प्लांट था डैफोडिल, ये गार्डन में यूज करते हैं, बहुत प्यारा है, फ्लावर पॉट की तरह भी पॉट में भी लगाते हैं लोग, ठीक है। बहुत प्यारा प्लांट होता है, फ्लावर भी इसके बहुत सुंदर से होते हैं, ठीक है। तो डैफोडिल, हम किसकी बात कर रहे हैं? डैफोडिल की बात कर रहे हैं यहां पर। डैफोडिल की बात करते हैं, तो डैफोडिल क्या करता है भाई? डैफोडिल की अगर बात की जाए तो इस डैफोडिल को समझना, साइंटिस्टों ने डैफोडिल के अंदर देखा बीटा कैरोटीन के जीन को, इसके अंदर बीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन होता था क्योंकि इसके पास जीन था। तो क्वेश्चन आता है कि गोल्डन राइस के फॉर्मेशन के लिए बीटा कैरोटीन के जीन को कहां से आइसोलेट किया गया था? डैफोडिल से आइसोलेट किया गया था, ठीक है। तो डैफोडिल से हमने क्या काम किया? डैफोडिल से हमने किया आइसोलेशन ऑफ बीटा कैरोटीन, जीन ऑफ बीटा कैरोटीन। तो यहां हमने क्या किया? समझना, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन के जीन को हमने कहां से आइसोलेट किया? डैफोडिल से आइसोलेट किया। एक तो ये याद रखना, डैफोडिल, थोड़ा पिक्चर भी लगा दिए मैंने, से समझ में आएगा कि डैफोडिल कैसा था, कैसा दिखता है दिखने में, ठीक है। तो डैफोडिल से हमने बीटा कैरोटीन के जीन को आइसोलेट किया। अब जीन को हम दिखा सकते हैं इस तरीके से, वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये बीटा कैरोटीन का जीन है, आइसोलेट कर लिया हमने जीन। अब जीन को क्या करोगे आप? जीन को किसके साथ? वही प्लाज्मिड के साथ। कौन सा प्लाज्मिड? टीआई प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट बनाओगे, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हो आप? इसको लोगे, ठीक है, और जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट किया था उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराओगे आप टीआई प्लाज्मिड को। यही लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज द टीआई प्लाज्मिड। तो आपने क्या काम किया? टीआई प्लाज्मिड को भी लिया और इसको भी लिया और इनको सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया, ठीक है।
टीआई प्लाज्मिड ले लिया आपने और यहां से इस जीन को लिया बीटा कैरोटीन को, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया और कट कराने के बाद आपने क्या बना लिया, एक रिकॉम्बिनेंट बना लिया। एक क्या बना लिया, रिकॉम्बिनेंट बना लिया, यानी टीआई प्लाज्मिड में बीटा कैरोटीन का जीन आके टैग हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये तो टीआई प्लाज्मिड हो गया। टीआई प्लाज्मिड, ये बीटा कैरोटीन का जीन हो गया, टीआई प्लाज्मिड में अटैच हो गया। ठीक है, और क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब क्या काम करोगे, इस रिकॉम्बिनेंट को एक जनरल, ठीक है, टेम्परेट स्ट्रेन होता है राइस का, उसके अंदर एंटर करा देंगे। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड में एग्जांपल में ले रहा हूं। ठीक है, एक एग्जांपल है टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, इससे आपको याद रहे कि किस तरीके से, ठीक है, या टीआई प्लाज्मिड के अलावा आप वेक्टर टर्म यूज कर सकते हो यहां पर। ठीक है, वेक्टर टर्म ही यूज करो, ज्यादा बेटर है। एक वेक्टर लिया, वेक्टर में बीटा कैरोटीन के जीन को आपने ऐड कर दिया। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन कर दिया, रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब रिकॉम्बिनेंट को क्या करोगे आप, इस रिकॉम्बिनेंट को, ठीक है, एंटर कराओगे, एंटर इन टेम्परेट स्ट्रेन ऑफ राइस। राइस के एक टेम्परेट स्ट्रेन, यानी कॉमन जनरल स्ट्रेन, टेम्परेट का मतलब है जनरली जो मिलने वाला राइस था उसी में इंट्रोड्यूस करा दिया। और जब उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, एंटर करा दिया, तब यही कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, गोल्डन राइस। तो ये बन गया हमारा गोल्डन राइस, यानी नॉर्मल टेम्परेट स्ट्रेन कन्वर्ट इनटू गोल्डन राइस। और गोल्डन राइस में किसका सोर्स था भाई, विटामिन ए, भरपूर विटामिन ए था। ठीक है, भर मतलब हाई अमाउंट में विटामिन ए था, प्रो विटामिन ए, बीटा कैरोटीन इसके अंदर था। तो ये तरीका था। ठीक है, यहां वेक्टर क्या आपने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया सेम टाइप से, और रिकॉम्बिनेंट बनाया, रिकॉम्बिनेंट को एंटर करा दिया किसके अंदर, टेम्परेट स्ट्रेन ऑफ राइस के अंदर, और उसमें एंटर कराने के बाद अब वो राइस का कलर गोल्डन हो गया। क्यों, क्योंकि उस राइस जो व्हाइट कलर का था उसमें बीटा कैरोटीन का डिपोजिशन हो गया, और बीटा कैरोटीन के डिपोजिशन से कलर चेंज हो गया, तो देखने में गोल्डन कलर के राइस होते हैं। ठीक है, तो अब लोग राइस इनटेक कर रहे हैं पर साथ में बीटा कैरोटीन मिल रहा है जो विटामिन ए में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पूरी मैकेनिज्म समझ में आई होगी किस तरीके से ये गोल्डन राइस ओराइजा सटाइवा ट्रांसजेनिक वैरायटी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने पूरी प्रोसेस बताई है। क्वेश्चन तो सिर्फ कहां से मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा कि किसका सोर्स होता है, ट्रांसजेनिक वैरायटी है। ठीक है, क्या करता है, ये न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करता है, जो एनसीईआरटी दे रखी है। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इस पर, बट दिमाग में तो आता है कैसे, डैफोडिल से आपने जीन को आइसोलेट किया, रिकॉम्बिनेंट बनाया, ठीक है, उसको उठा करके टेम्परेट स्ट्रेन के अंदर ऐड, टेम्परेट स्ट्रेन समझ रहे हो, स्ट्रेन का मतलब है एक जनरल मिलने वाला राइस, उसी में इंट्रोड्यूस करके आपने उसको गोल्डन राइस में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज अ सुपर टेक्निक, जो आपने एक न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहांस किया इस टेक्नोलॉजी को यूज करके। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गई होगी। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे इस टेक्नोलॉजी के अंदर। जब आप नोट्स लिखोगे तो नोट्स के अंदर सिर्फ नाम लिखना गोल्डन राइस, यहां डैफोडिल लिख देना। ठीक है, बस मतलब डायग्राम के चक्कर में मत पड़ना। हाँ बेटा, जीन गन भी यूज कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। वो मतलब आप अभी उस टेक्नोलॉजी पे नहीं जाओगे क्या यूज किया, क्योंकि कहीं इंडिकेटर नहीं है क्या यूज किया। ठीक है, कुछ लोगों ने वेक्टर टर्म यूज किया है, कुछ लोगों ने तो कई बुक्स के अंदर इंडिकेट किया है, उन्होंने टीआई प्लाज्मिड भी यूज कर दिया है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है क्या यूज किया, क्या यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत सारी है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बनाने की। ठीक है, तो अभी हम उस टेक्नोलॉजी पे नहीं जा रहे हैं। हाँ भाई, हमें फोकस क्या करना है कि हमने किस जीन कहां से लिया, किस में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और किस वैरायटी को बनाया, उस वैरायटी की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या थी, विटामिन ए। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट क्या है, विटामिन ए रिच, यानी प्रो विटामिन ए रिच राइस का फॉर्मेशन। ठीक है,
बिल्कुल, तभी तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, टीआई प्लाज्मिड को हटा दिया, जिससे कि आपको याद रहेगा कि वेक्टर यूज किया है, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड टर्म यूज नहीं किया, ठीक है, इसीलिए मैंने यहां से उस टर्म को हटा दिया, जिससे कि आपके कंसेप्ट में कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। ओके ओके, क्लियर। ट्रांसजेनिक वैरायटी, ट्रांसजेनिक वैरायटी का मतलब होता है बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसको आपने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, यानी नॉर्मल राइस को आपने अब जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया तो उसको ट्रांसजेनिक वैरायटी बोलेंगे, ठीक है। यानी जीन का आपने क्या किया, ट्रांसफर करके उसको ट्रांसजेनिक कर दिया, यानी इसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। समझ में आ गया होगा? और बताओ उसके अंदर कोई डाउट है तो? ओके, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। नोट्स, मैंने बोला नोट्स साथ साथ मत बनाया करो, तसल्ली से पहले वीडियो देखा करो, समझा करो, दिमाग में एक बार में सेट कर लो, तभी तुम्हारे डाउट क्यों आते हैं। डाउट उन्हीं बच्चों को आते हैं जो क्या कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, साथ साथ में लिख रहे होंगे, और तसल्ली से बाद में लिखो, ठीक है। एक बार समझो, दिमाग में सेट करो, लास्ट में जब लेक्चर खत्म हो जाए तब जाकर के लिख लो उसको, ठीक है। जब लिखने का मतलब समझते हो, जब आप उसको लिखोगे ना तो परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको फिर बाद में बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने अभी ऐसा कर लिया तो परमानेंट मेमोरी बन जाएगी। एक बार समझो ध्यान से, ठीक है, बहुत प्यारा सा साइनेप्स बनेगा आपके ब्रेन के अंदर, फिर जब लिखोगे तो साइनेप्स और बड़ा हो जाएगा, दिस अ परमानेंट मेमोरी। मेमोरी क्या है भाई, सिनेप्स की फॉर्म में तो मेमोरी बनती है। तो एक बेहतरीन सिनेप्स बनाने के लिए जो ट्रिक्स यूज हो सकती हैं वो सारी ट्रिक मैं यूज करता हूं आपके लिए, आपको पता ही नहीं है कि बस कि मैं क्या क्या ट्रिक यूज कर रहा हूं, ठीक है। मेरी ट्रिक तो तभी समझ में आती है जब आप एग्जाम दे लेते हो, तो मैंने देखा है कि मुझे समझने के लिए आपको एक बार एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आप मतलब उन नोट्सों की और समझ रहे हो वैल्यू समझ पाओगे कि सर किस तरीके से लिखाते हैं और एग्जाम में किस तरीके से बेनिफिट होता है, ठीक है। आप समझ रहे हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देर में इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो मेरी जो पढ़ाई है वो अभी एकदम इफेक्ट नहीं करेगी, आफ्टर सम टाइम करेगी, एग्जाम हॉल में करेगी, एग्जाम टाइम पर करेगी, तब आपको उसकी रियलिटी, इसकी वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और एग्जाम देना पड़ेगा आपको, और वो एग्जाम दोगे और 360 आउट ऑफ 360 का टारगेट भी अचीव करोगे, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट टेक्निक पर आ रहे हैं हम। बेहतरीन टेक्निक है, बहुत बेहतरीन टेक्निक, क्या, फ्लेवर सेवर टमाटो। समझ रहे हो, दिख रहा होगा एक टमाटर, ठीक है, हल्का हल्का दिख रहा होगा, चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बचाने के लिए इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया। टमाटो का तो एग्जांपल दे रखा है, पर टमाटो के अलावा भी डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स में इस टेक्नोलॉजी को हमने यूज किया है, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, समझना, ठीक है। तो यहां पर हमने आरएनए इंटरफेरेंस का यूज किया है। अब आरएनए इंटरफेरेंस को समझ में अभी नहीं आएगी आपके, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में आरएनए इंटरफेरेंस कराने वाला हूं, तो वहां समझ में आएगी, पर समझना कि किस तरीके से इसको मॉडिफाई किया, मेन कंसेप्ट क्या है इसका, तो समझाता हूं मैं इसको, ठीक है। देखो व्हाइट कलर दिखेगा, चलो, ये एक टमाटर दिख रहा होगा, टमाटो दिख रहा होगा, ठीक है। टमाटो के अंदर एक जीन होता है, मानो ये मैं दिखा देता हूं, इसके अंदर ही एक पर्टिकुलर जीन है। पहले समझो कि पहले मैकेनिज्म समझाता हूं मैं, फिर आगे हम आगे बढ़ते हैं। इस जीन का जब एक्सप्रेशन होगा तो इससे क्या बनेगा, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और एमआरएनए से आगे क्या बनता है आप समझो, ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन होकर के क्या बनेगी, प्रोटीन। राइबोसोम की बाइंडिंग होगी, और राइबोसोम की बाइंडिंग होने से यहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, समझना। अगर इस प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन है क्या, ये प्रोटीन है एक एंजाइम, चाहो तो नाम भी याद रख सकते हो, पॉली गैलेक्ट यूरोनेस, ठीक है, एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम की अगर बात की जाए तो ये एंजाइम करता क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स, या टमाटो की किस में सॉफ्टनिंग ऑफ टमाटो,
तो इस टमाटो की, या कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो आगे, ठीक है, जो भी हम अभी टमाटो की बात कर रहे हैं, उसकी सॉफ्टनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। जब आप इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हो और ठीक है इसको कुछ समय के लिए आप छोड़ देते हो रखा हुआ, तो ऑटोमेटिकली इस जीन का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, यहां प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यानी एंजाइम इज अ प्रोटीन। और जब ये एंजाइम बनना चालू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस एंजाइम का नाम लिख दे पॉलीगैलेक्टोयूरोनाइज, ठीक है। इस एंजाइम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ टोमेटो। तो टोमेटो की सॉफ्टनिंग के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑटोमेटिकली एंजाइम बनेगा, इसकी सॉफ्टनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप तो घर में ला करके रख दिए हो और ये एंजाइम बनना स्टार्ट हो गया, सॉफ्टनिंग स्टार्ट हो गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो इससे बचाने के लिए हमने क्या काम किया, अब देखो एक टेक्निक यूज की जिसको हमने नाम दिया आरएनए इंटरफेरेंस। टेक्निक तो मैं आगे बताऊंगा, अभी टेक्निक नहीं है। तो अब यहां यूज करने वाले हैं हम RNAi, आई मतलब होता है इंटरफेरेंस, या आप ऐसे भी कह सकते हो, इस टेक्निक के अंदर हम मेनली यूज करते हैं एंटीसेंस आरएनए, ठीक है, एंटी। अभी समझ में नहीं आएगा एंटीसेंस क्या होता है, सेंस क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस क्या होती है, अभी इसको दिमाग से निकाल देना, समझना कि एक टेक्निक है जो सर अगले लेक्चर में कराने वाले हैं, अभी दिमाग नहीं लगाओगे। एंटीसेंस आरएनए, जब वो टेक्निक कंप्लीट हो जाएगी तब तुम्हें सारी मैकेनिज्म और बेहतर समझ और अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। एंटीसेंस आरएनए, ये एंटीसेंस आरएनए क्या करता है, ये हमने एक डिजाइन किया हुआ है, एक ऐसा आरएनए जो हमने इस वैरायटी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, एंटीसेंस आरएनए। ये एंटीसेंस आरएनए भाई जो आरएनए नॉर्मल बनता है इसको सेंस आरएनए बोलते हैं, इसको भी मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। सेंस आरएनए, सेंस आरएनए, सेंस का मतलब समझते हो, जिसमें सेंस होता है। सेंस का मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। सेंस का मतलब ऐसे समझो, ये ना कहते हैं तुझमें सेंस है या नहीं है, नॉन सेंस है क्या, समझना आ गया होगा, नॉन सेंस, ठीक है, या एंटी सेंस। सेंस मतलब जो समझ रहे हो सेंस रखता हो, सेंस का मतलब यहां लिया गया है जो प्रोटीन को कोड करने में कैपेबल हो, ठीक है। तो ऐसा आरएनए जिससे प्रोटीन बनती है वो सेंस है, और ऐसा आरएनए से प्रोटीन नहीं बनती पर सेंस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है, उसको एंटी सेंस बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल कंडीशन में एंटी सेंस नहीं बनता, तो हमने एक ऐसा डिजाइन, इपू टेक्निक बताऊंगा, इसमें हम एंटी सेंस आरएनए डिजाइन करते हैं, और इस एंटी सेंस आरएनए, ये एंटीसेंस आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है सेंस आरएनए से बाइंड करने के लिए, ये जाएगा और इस सेंस आरएनए से बाइंड कर जाएगा, इसी का तो एंटीसेंस है। और क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अगर मान समझ लो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्मेशन अगर हो गया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्मेशन हो गया, तो क्या इससे प्रोटीन सिंथेसिस हो पाएगी बेटा, नहीं हो पाएगी, यानी आगे जाकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, प्रोटीन नहीं बनेगी, ठीक है, तो एंजाइम भी नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो सॉफ्टनिंग भी नहीं होगी, और सॉफ्टनिंग नहीं होगी तो इस टमाटो को आप लॉन्ग टाइम तक रख सकते हो, ठीक है, जब तक आप चाहो, ठीक है। फिर कुछ केमिकल्स होते हैं जो इस मैकेनिज्म को इनहिबिट कर देते हैं और सॉफ्टनिंग, यानी कह सकते हो आर्टिफिशियली सॉफ्टनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देखा होगा आज की डेट में नेचुरल सॉफ्टनिंग तो होती नहीं है, डिफरेंट टाइप के एथेफॉन टाइप बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम, ठीक है, यूज करके आर्टिफिशियली कह सकते हो, मतलब केमिकल की हेल्प से, गैस की हेल्प से, ठीक है, हम उन फ्रूट्स होते हैं उनको फास्टली सॉफ्टनिंग करा देते हैं और मार्केट में, ठीक है, सेलिंग के लिए, सेलिंग से पहले। तो एक टेक्निक है जो मैं अगले लेक्चर में बताने वाला हूं, आरएनए इंटरफेरेंस, RNAi, जिसमें हम यूज करते हैं एंटीसेंस आरएनए। कैसे करते हैं वो अगली क्लास में समझ में आएगा, बस अभी इतना ध्यान रखो, ठीक है। ये करता क्या है भाई, हमने ऐसी ट्रांसजेनिक वैरायटी बनाई कि जब भी ये एंजाइम बनेगा तो बनते ही ये एंटीसेंस आरएनए इस आरएनए के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देगा, आरएनए के एक्सप्रेशन को ब्लॉक करते ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए से कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती, मींस ये एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा मींस सॉफ्टनिंग ऑफ टमाटो या फ्रूट्स की सॉफ्टनिंग नहीं होगी, इस फ्रूट्स को आप लॉन्ग टाइम तक आप रख सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको मार्केट में सेल करना होगा तो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स आते हैं, उसे ट्रीट करके आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हो। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बचाने का ये बेहतरीन तरीका है, और मार्केट में बहुत सारे फ्रूट्स इस तरीके से मिल रहे हैं और आप उसको इंटेक भी कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है, समझ गए, आ गया होगा। तो ये ट्रांसजेनिक वैरायटी है फ्लेवर सेवर ट्रांसजेनिक टमाटो, ध्यान रखना है, ट्रांसजेनिक टमाटो। तो ये ट्रांसजेनिक टमाटो जो है बेटा, ठीक है,
पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बचाने के लिए बता चुका हूं मैं। इसमें टेक्निक क्या यूज करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस यूज करते हैं, जो क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और ऐसा होने से क्या हो जाता है, जब ऐसा हो जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। यानी ये क्या काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये बेटा इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन फॉर्मेशन को इनहिबिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बताओ जी टेक्निक समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल यही। टमाटर ओपी, फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर का मतलब होता है जहां आपका फ्लेवर को आप क्या कर पा रहे हो, ठीक है, मेंटेन कर पा रहे हो। भाई सॉफ्टनिंग हो जाएगी तो फ्लेवर खत्म, सड़ गया वो तो, ठीक है। तो इसीलिए फ्लेवर सेवर टर्म यूज करते हैं। क्रिस्टल क्लियर समझ में हुआ नहीं हुआ? ओके, ठीक है। देखो न्यूट्रिशन वैल्यू ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर नो डाउट, मतलब यही तो साइंटिस्ट फोकस कर रहे हैं। जैसे अभी देखा होगा आपने, कई फ्रूट्स ऐसे बनाए जिनका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। अब बड़े साइज के आप फ्रूट्स बनाओगे, नो डाउट उसको लोग खाएंगे, पर उतनी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो अब यही काम किया जा रहा है कि अगर आप क्रॉप की, ठीक है, कह सकते हो कि ग्रेन का काउंट साइज इंक्रीज कर रहे हो तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी तो होनी चाहिए, ठीक है। अभी तो कहते हैं देसी टमाटर, देसी टमाटर होता है उसमें सिस्टम नहीं होता, ठीक है। देसी टमाटर कंपैरेटिवली महंगा आता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, तभी तो कहते हैं कि अगर आपको मिले, ऑप्शन मिले कि देसी टमाटर और ये इस टाइप का टमाटर, तो देसी टमाटर को चूज करो, क्योंकि वो बेटर है वो, ठीक है। उसमें कहीं इस तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो कहीं जगह न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज की है, पर कहीं जगह न्यूट्रिशन वैल्यू रिड्यूस भी हुई है, ठीक है। तो 100% बायोटेक्नोलॉजी सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, बट उस पर काम चल रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। आगे जाकर के जहां नुकसान हो रहा है, दिक्कत आ रही है, उसको करेंगे। पर अभी फिलहाल मतलब समझ रहे हो, साइंटिस्टों की एक दिमाग में है कि भाई सबको खाने को मिले, न्यूट्रिशन वैल्यू मिले या ना मिले, सबको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए कि आज टमाटर खरीद के लाई, सब्जी में टमाटर पड़ेगा। अब न्यूट्रिशन वैल्यू, तभी तो कह रहे हैं कि आज की डेट में न्यूट्रिएंट, देखा होगा आपने, सप्लीमेंट की डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं खाने के बाद भी उनकी डाइट के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल रही, ठीक है। तो बहुत सारे कारण है इसके, उसका एक ये भी कारण है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते, ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना? समझ में आया नहीं आया? चलो झमझम क्लियर, पंकज सर स्टाइल, बिल्कुल ठीक है, झमझम क्लियर हो गया, ठीक है। ट्रांसजेनिक मीन्स सर कितने बार बताया, ट्रांसजेनिक मीन्स बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड। आपने इसको भी क्या कर दिया, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, एक ऐसा टमाटो बना दिया जिसके अंदर इस जीन का एक्सप्रेशन ही नहीं होगा, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होगी, मीस या एंजाइम नहीं बनेगा, यानी इसको आपने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। तो ऐसे फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। फिर भी एक बार देखना, ठीक है, कहीं कोई ऐसा लगता है तो फिर एक बार मैं रिवीजन करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, पर एक एक मैं बहुत आराम से लेके चल रहा हूं हर टेक्निक को समझाते हुए। तो गोल्डन राइस सब में बेसिक कंसेप्ट है क्या भाई, आपने पहले एक जीन लिया, जीन को वेक्टर से जोड़ा, रिकॉम्बिनेंट बनाया, रिकॉम्बिनेंट लेकर के किसी दूसरे प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया, ट्रांसफॉर्मेंट बना दिया, यानी प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, ट्रांसजेनिक बना दिया, बस ट्रांसजेनिक बनते ही प्रोडक्ट मिलना चालू हो गया। यही एप्लीकेशन है, सब जगह यही होगा। बस याद क्या रखना होगा, किस जीन को लिया, किस वेक्टर में जोड़ करके किसको मॉडिफाई किया, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, ये आपको बस ध्यान रखना है। तो एनसीईआरटी ने इतना डिटेल भी नहीं दिया, एनसीईआरटी ने बस मेन चीजों को, एनसीईआरटी ने फोकस जो किया है वो बीटी कॉटन पर किया है, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग की लाइन में एक लाइन लिख दी है, इसलिए क्वेश्चन वहां से बन जाता है। एक तो गोल्डन राइस के ऊपर क्वेश्चन बनता है, एक फ्लेवर सेवर टमाटो के ऊपर बनता है। तो दोनों मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए हैं, क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है आपका, ठीक है। चलो, रिसर्च अभी करनी नहीं है, रिसर्च कब करोगे, ठीक है, जब डॉक्टर हो जाओगे, ठीक है। जब आप डॉक्टर हो जाओगे, बेहतरीन डॉक्टर बन जाओगे, तो एमबीबीएस करने के बाद रिसर्च फील्ड भी खुला हुआ है आपके लिए, उस तरीके से रिसर्च में जाओगे, बहुत बेहतरीन, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं बीटी टॉक्सिन।
अब इसकी कहानी समझाने पड़ेगी तभी समझ में आएगा ये, ठीक है। देखो साइंटिस्टों ने एक ऐसा बैक्टीरिया, ठीक है, बैसिलस, ठीक है, थ्योरिनजेंसिस, एक ऐसा बैक्टीरिया डिस्कवर किया। उस बैक्टीरिया को अगर कोई इंसेक्ट खा ले, इनटेक कर ले, तो इंसेक्ट की डेथ हो जाती थी। यार बड़ा बढ़िया बैक्टीरिया है तो, ठीक है, बहुत छोटा बैक्टीरिया, दिखता भी नहीं है, आपने कहीं पर भी स्प्रे कर दिया उसको, ठीक है। तो जब मैंने बताया ना कि पहले केमिकल पेस्टिसाइड यूज होते थे, देखा होगा जो फार्मर्स होते थे अपने शोल्डर के ऊपर एक सिलेंडर टांगते थे, ठीक है, उसमें हाई प्रेशर से एयर भरते थे, फिर उसमें केमिकल्स होते थे, उन केमिकल्स को ऐसे क्रॉप के ऊपर स्प्रे किया जाता था, देखा होगा। वो क्या होता था, उससे पूछोगे वो कहेंगे इसके अंदर भाई कीड़े मारने की दवा है, ऐसे बोलेंगे क्या है भाई, कीड़े मारने की दवाई, मींस पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो भाई आप जानते हो क्रॉप में ढेर सारे पेस्ट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट होते हैं जो क्रॉप को खत्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं क्रॉप को, ठीक है। देखा होगा भाई, मैं भी अक्सर कर, ठीक है, शिव जी पे चढ़ाने के लिए बेल पत्र होते हैं, ठीक है, तो अक्सर कर जब मैं कभी निकलता हूं सोचता हूं कि आज चलो ठीक है इसको ले लेते हैं, तो वहां ढेर सारे पेस्ट लगे हुए होते हैं, वो सारे पत्तियों को खा जाते हैं, देखा होगा। या आपने गार्डन में भी देखा होगा, अगर आप गार्डन मेंटेन करते हो तो बहुत छोटे छोटे आपको इंसेक्ट मिलेंगे, ठीक है, जो लीफ से अटैच होंगे और लीफ को खा रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत बर्बाद कर देते हैं सारा सिस्टम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड, केमिकल्स यूज करने पड़ेंगे। पर ऐसे केमिकल अगर आप क्रॉप में यूज करोगे तो क्रॉप को भी तो समझ रहे हो ना, इको फ्रेंडली नहीं रहेंगे ना, तो क्रॉप में कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी आ जाएगी, जो हम यूज करते हैं दे आर डेंजरस, ठीक है। तो इसको रिप्लेस किया बायोपेस्टिसाइड। अब उन्होंने क्या किया, क्या काम किया साइंटिस्टों ने, जब से इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया, उन्होंने इस बैक्टीरिया का सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बना करके उस सिलेंडर में सॉल्यूशन भरा, अब वो बायोपेस्टिसाइड हो गया भाई, केमिकल पेस्टिसाइड से बायोपेस्टिसाइड हो गया। अब उसको क्रॉप के ऊपर स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब पूरी कहानी समझाता हूं कैसे। ठीक है, मानो लीफ है, लीफ के ऊपर क्या डाल दिया उन्होंने, बैक्टीरिया का स्प्रे कर दिया। ये बैक्टीरिया था, स्प्रे कर दिया सॉल्यूशन बना करके। कौन सा बैक्टीरिया था, दिस इज अ बैक्टीरिया, बेसिलस थ्योरिनजेंसिस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो बेसिलस थ्योरिनजेंसिस मतलब बीटी, बी यहां से बेसिलस से लिया, ठीक है, और टी, ठीक है, थ्योरिनजेंसिस से लिया, तो बीटी इसलिए टर्म यूज किया। और ये ऐसा बैक्टीरिया था जो टॉक्सिन बनाता था। अब टॉक्सिन दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं एक्सोटॉक्सिन, जो बैक्टीरिया बाहर रिलीज करता है वो एक्सोटॉक्सिन होते हैं, और जो बैक्टीरिया अपने अंदर ही रिलीज करता है वो एंडोटॉक्सिन होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस बैक्टीरिया की बात करता हूं, समझना, पूरी मैकेनिज्म ही समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करता है क्या, एंडोटॉक्सिन। इन एंडोटॉक्सिन को बीटी टॉक्सिन भी बोल सकते हो, ठीक है, इनको बीटी टॉक्सिन भी बोल सकते हो, बीटी टॉक्सिन। जो एक्टिव होते हैं, इनएक्टिव, ये क्वेश्चन आता है, इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव। तो एक्चुअल में जो बैक्टीरिया था बेसिलस, ठीक है, थ्योरिनजेंसिस, वो प्रोड्यूस करता था एंडोटॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन, जो इनएक्टिव फॉर्म में होते थे, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर ही प्रोड्यूस होते थे, अंदर ही रहते थे, ठीक है। बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं था, हमको भी नुकसान नहीं है, समझाता हूं ये वाली बात भी मैं। फिर जब इंसेक्ट आएगा, आने दो इंसेक्ट को भाई, लाते हैं इंसेक्ट, ये आया, उड़ता हुआ आया, और लीफ के ऊपर, मान लो ये इंसेक्ट है, मैं एक कॉमन सा डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। लीफ के ऊपर ये इंसेक्ट आके बैठ गया, ये बैठ गया और खाना चालू कर दिया इस इंसेक्ट ने लीफ को, ठीक है, ये इंसेक्ट है। इंसेक्ट आया, इंसेक्ट ने आकर के लीफ को खाना स्टार्ट कर दिया। अगर इंसेक्ट लीफ को खाएगा तो साथ साथ में इस बैक्टीरिया को भी तो खाएगा। जब बैक्टीरिया को खाएगा तो बैक्टीरिया उसकी गट में जाएगा। इंसेक्ट की गट में, स्पेशली मिड गट जो होती है, ठीक, कॉकरोच का ध्यान हो आपको,
भाई कॉकरोच पढ़ रखा होगा ना आपने, ठीक है, शायद 11 में पढ़ रखा होगा। कॉकरोच में फोरगट, मिडगट, हाइंडगट होती है, इट इज इंसेक्ट। तो कॉकरोच में फोरगट और हाइंडगट होती है, वो तो क्यूटिकल से इंटरनली लाइंड होती है, तो वहां तो कुछ एब्जॉर्ब होने का मतलब ही नहीं है। जो मिडगट होती है उसमें क्यूटिकल नहीं होती, और उसका मीडियम एल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता। हमारा एसिडिक होता है, ठीक है, इसलिए हमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। भाई हमारा स्टमक है, वहां खत्म हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, इज अ प्रोटीन। तो हमारे केस में अब वहां क्या होगा, एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा आप समझना, ठीक है। जब बैक्टीरिया इंसेक्ट जब इस बैक्टीरिया को, इस लीफ को इंटेक करेगा तो बैक्टीरिया भी जाएगा, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया उसके गट में जाएगा तो समझना ये टॉक्सिन कहां करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर इन मिड गट ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट्स की मिड गट में ये, ठीक है, ये एंडोटॉक्सिन्स एंटर कर जाएंगे, और एंडोटॉक्सिन जब उसकी मिड गट में जाएंगे वहां जाकर के एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, देन एक्टिव इन एल्कलाइन मीडियम। इंसेक्ट की मिड गट में एल्कलाइन मीडियम होता है, उस एल्कलाइन मीडियम में जब एक्टिव हो जाएंगे तो एक्टिव होने से क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्टिव, आफ्टर एक्टिवेशन ये पोर क्रिएट करेंगे, क्रिएट पोर्स इन मिडगट। जब मिडगट में पोर्स बन जाएंगे, समझना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पोर्स बनने की वजह से डेथ ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो हम भाई हमारे ऊपर इसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो स्टमक एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है, तो वहां पर समझ रहे हो ना, ये प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगी, यानी 100% डाइजेस्ट हो जाएगी। कोई मतलब हमारे लिए जो हमारी गट में है उसका एक्टिवेशन नहीं होगा, इसका एक्टिवेशन सिर्फ इंसेक्ट की मिड गट में होगा। इसलिए ऐसी क्रॉप, ठीक है, जिस पर हम स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, क्रॉप के लिए भी कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। नुकसान सिर्फ एक ही के लिए है, वो है इंसेक्ट के लिए। इंसेक्ट इंटेक करेगा तो वो मारा जाएगा। एक बार समझ में आई होगी। तो ये एक आइडिया आया साइंटिस्ट को कि यार इसको सॉल्यूशन बना करके स्प्रे किया जाए, तो स्प्रे करके, इसी को बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर, लाइक अ बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर करके इस बीटी टॉक्सिन को यूटिलाइज किया। तब बायोटेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, तब ये कहानी यही चलती थी कि स्प्रे करते थे, स्प्रे करके इंसेक्ट आते थे, उन लीव्स को इंटेक करते थे और मारे जाते थे। तो बढ़िया तरीका था। तब साइंटिस्टों ने कहा कि झंझट ही खत्म करो यार, स्प्रे कर रहे हो बार बार क्रॉप पर, रोज जाकर के स्प्रे कर रहे हो, स्प्रे कई दिन तक चलेगा, फिर बैक्टीरिया मारा जाएगा, फिर बाद में इंसेक्ट आएंगे, क्यों ना क्रॉप को ही मॉडिफाई कर दिया जाए। भाई कैसे क्रॉप को मॉडिफाई कर दिया जाए, हमने इन एंडोटॉक्सिन बनाने वाले जीन को ढूंढा, इनको क्राइजीन बोलते हैं, ठीक है। अब क्राइजीन को हमने उठा करके कहां इंट्रोड्यूस करा दिया, क्रॉप के अंदर। जब क्रॉप के अंदर क्राइजीन जाएगा तो अब क्राई प्रोटीन, यही एंडोटॉक्सिन, इट इज कॉल्ड क्राई प्रोटीन। अब ये एंडोटॉक्सिन कहां बनेंगे, बैक्टीरिया में नहीं बनेंगे, अब एंडोटॉक्सिन क्रॉप के अंदर बनेंगे, ठीक है। आपने क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। अब जो एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया के अंदर बन रहे थे और बैक्टीरिया को इंटेक करने की वजह से इंसेक्ट की डेथ हो रही थी, ठीक है, अब उस क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। कभी भी इंसेक्ट आएगा और लीफ को, समझ रहे हो, बाइट करने की कोशिश भी की उसने, मारा जाएगा। यानी अब 10 बार सोचेगा कि मुझे इसको खाना है या नहीं खाना, खाऊंगा तो मारा जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गई। तो इसीलिए अब यहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने क्रॉप को बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो कह सकते हो इन टॉक्सिन्स को वो क्रॉप के अंदर फॉर्मेशन हो रहा था, इनएक्टिव फॉर्म में थे, पर अगर इंसेक्ट उसको इंटेक करता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होकर के इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, पोर जनरेट हो जाने की वजह से। तो कंसेप्ट समझ में आया, कहां से आया कंसेप्ट यहां से आया। तो बीटी टॉक्सिन क्या है समझ में आ गया होगा। बीटी मतलब ये कहां से लिया, शॉर्ट फॉर्म में बीटी, फॉर शॉर्ट फॉर्म में किसकी शॉर्ट फॉर्म है, बैसिलस थ्रियोजेंसिस की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि कहां से क्या लिया, कहां से क्या आया, क्या मैकेनिज्म है, कैसे एंटर करता है। ये आइडिया आया, अभी मैं कंसेप्ट नहीं बताया, ये आइडिया आया। इस आइडिया के बाद बीटी टॉक्सिन समझ में आ गया हमें क्या था। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी कुछ लाइनें समझाता हूं मैं, ठीक है।
बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया, ठीक है, एंड बीन एक्सप्रेस्ड इनटू प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। यानी अब हमें इंसेक्टिसाइड की नीड नहीं है, बिना इंसेक्टिसाइड के अप्लाई किए हुए ही हम उस क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देंगे, ट्रांसजेनिक बना देंगे। यानी जो प्रोटीन यानी जो एंडोटॉक्सिन्स बैक्टीरिया में बन रहे थे, अब वो एंडोटॉक्सिन कहां बनेंगे? प्लांट के अंदर बनेंगे। ठीक है, जो मैंने आपसे इससे पहले कहानी बताई है वो कहानी समझना, वो कहानी मतलब ये हायर किताबों में लिखी हुई कहानी है, जो बायोटेक्नोलॉजी की सुपर बुक्स होती हैं, तो वहां पूरी वो तो मतलब हर चीज डिटेल में बताते हैं कि कैसे कैसे आइडियाज आया, कैसे हमने बीटी टॉक्सिन को आइसोलेट किया, फिर इसको हमने किस तरीके से बायो फर्टिलाइजर में यूज किया, और फिर किस तरीके से जब बायोटेक्नोलॉजी आई हमने प्लांट को ही जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया उसके जीन को आइडेंटिफाई करके। तो वो मैकेनिज्म ही बताऊंगा मैं अभी आपको। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा एनसीईआरटी क्या बोलना चाह रही है। द इफेक्ट क्रिएट अ बायोपेस्टिसाइड, इसकी वजह से क्या बन गया? इसकी वजह से भाई बायोपेस्टिसाइड का फॉर्मेशन हो गया, ये बन गए बायोपेस्टिसाइड्स। ठीक है, एग्जांपल आज की डेट में हम बीटी कॉटन, तो इंडिया के अंदर क्वेश्चन आए इंडियन फार्मर सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं? बीटी कॉटन का। इसके अलावा और क्या क्या बन चुका है? बीटी कॉर्न भी बन चुका है, राइस को भी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया हुआ है, टमाटो को भी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया हुआ है, पोटैटो को भी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया हुआ है, ठीक है, सोयाबीन को भी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया हुआ है, एटसेट्रा। इसके अलावा ब्रिंजल, बैगन को भी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया हुआ है, पेस्ट रेजिस्टेंस। देखा होगा बैगन के अंदर भी कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है, तो जहां जहां हमें नजर आता है कि पेस्ट बहुत नुकसान करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? उन क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया। क्या करके? उनके अंदर इस जीन को इंट्रोड्यूस करके। कैसे करते हैं पूरी बात मैकेनिज्म बताता हूं। ठीक है, तो ये बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। यहां हमने बीटी कॉटन किस किस को मॉडिफाई कर चुके हैं? बीटी कॉटन, अरे बीटी कॉटन, ठीक है। इंडियन फार्मर सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं? भाई इंडिया के अंदर बीटी कॉटन मेनली। ठीक है, बीटी कॉर्न, राइस, या एनसीईआरटी के एग्जांपल तो याद रखने ही पड़ेंगे, टमाटो, पोटैटो और सोयाबीन। इन सबको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है, पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया है, इसी एंडोटॉक्सिन जीन को इंट्रोड्यूस करके। समझ में आ गया होगा। चलो अब हम जो डिटेल में दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में बीटी कॉटन, ठीक है, यानी यहां कॉटन को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है और इंडियन फार्मर्स सबसे ज्यादा इसी का यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, चलो भाई सारी क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड है, सभी के अंदर हमने बीटी टॉक्सिन जीन को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, पर इंडिया में जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, वो किसका हो रहा है? बीटी कॉटन का। ठीक है, अब देखो बीटी कॉटन को समझाने से पहले मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में वो कौन कौन से इंसेक्ट हैं, ग्रुप, जो कि कहीं ना कहीं क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, उसका एक ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन आता है जैसे लेपिडोप्टेरंस आपको याद रखने पड़ेंगे, कोलियोप्टेरंस आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप याद रख सकते हो तो एक और याद रख लो, डाइप्टेरंस। ठीक है, डाइप्टेरंस, कोलियोप्टेरंस और लेपिडोप्टेरंस, ये 3 ग्रुप्स हैं। ठीक है, जिसमें अगर आप एक याद कर सकते हो तो भी काम बन जाएगा, तीनों नहीं याद कर पाओ क्योंकि आपके काम का कौन है यहां पर? लेपिडोप्टेरंस। क्योंकि लेपिडोप्टेरंस में क्या क्या आते हैं भाई? लेपिडोप्टेरंस, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, वो इंसेक्ट आते हैं जैसे टोबैको, मैं बता दे रहा हूं, टोबैको, बड वॉर्म इसी में इंक्लूडेड है, आर्मी वॉर्म इसी में इंक्लूडेड है। इसके अलावा 2 और आपको याद रखने हैं, 2 और याद रखने हैं जो आपके सिलेबस में है, यहां नहीं दे रखे पर क्वेश्चन दे देते हैं वो। ठीक है, एक कॉटन, बॉल वॉर्म, ठीक है, एक कॉर्न, बोरर। तो कॉर्न, बोरर, ठीक है, क्या क्या हो गए आपके? टोबैको, बड वॉर्म इसी में इंक्लूडेड है लेपिडोप्टेरंस के अंदर, आर्मी वॉर्म इसी में इंक्लूडेड है लेपिडोप्टेरंस के अंदर, कॉटन बॉल वॉर्म इसी में इंक्लूडेड है लेपिडोप्टेरंस के अंदर, कॉर्न बोरर इसी में इंक्लूडेड है लेपिडोप्टेरंस के अंदर। ठीक है, ये दोनों इंपोर्टेंट हैं। ठीक है,
तो एक्चुअल में मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसे पेस्ट या इंसेक्ट के ग्रुप की जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। लेपिडोप्टेरस, टोबैको बड वॉर्म, आर्मी वॉर्म, कॉटन बॉल वॉर्म, यानी ऐसा वॉर्म होता है जो कॉटन की बॉल जो होती है ना उसमें छेद कर देता है। ऐसे ही कॉर्न बोरर, कभी आपने देखा होगा मक्का, ठीक है, कॉर्न, उसमें ऐसे छेद होते हैं, ठीक है, वो कॉर्न बोरर की वजह से होते हैं, उसके लार्वा की वजह से होते हैं। आप समझ रहे ना मेरी बात? तो इनको टारगेट करना हमारा मेन पर्पस था। तो यहां पर भी हमने वही बीटी टॉक्सिन इंट्रोड्यूस किए हैं। तो कॉटन को भी मॉडिफाइड किया है, कॉर्न को भी मॉडिफाइड किया है, ठीक है, टोबैको को भी मॉडिफाई किया है, आर्मी वॉर्म होता है जो बहुत सारी जगह यूज होता है, ठीक है, कई क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है। तो ये सारे वो वॉर्म हैं जो लेपिडोप्टेरस के अंदर आते हैं बेटा। जो सिलेबस में आपके हैं वो कॉटन बॉल वॉर्म और कॉर्न बोरर है, ठीक है, जो सिलेबस में एनसीईआरटी ने जिसकी बात की है। बट एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल में इसका भी दिया तो याद तो रखना पड़ेगा। एक मैंने बताया था कोलियोप्टेरस के अंदर बीटल्स ये भी नुकसान पहुंचाते हैं, और डायप्टेरस के अंदर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, ठीक है, ये ग्रुप आ गया, यानी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर ये इंक्लूडेड हैं। पर आपके सिलेबस में जो डिटेल में वो कॉटन बॉलवॉर्म और कॉर्न बोरर जिसकी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी ने जगह जगह इसकी बात की है, ठीक है। तो मेनली मैंने बताया कि आपको क्या याद रखना है, लेपिडोप्टेरस जो क्रॉप को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं मेनली, भाई बीटल्स इतना नहीं, ठीक है, और डायप्टेरस, फ्लाइज, मॉस्किटो ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स का मतलब इंसेक्ट के ग्रुप, ठीक है। तो बेसिक समझ में आया होगा। सम स्ट्रेन ऑफ बेसिलस, ठीक है, थ्रियोजेंसिस, इटैलिक कर देना उसको, प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज, इन इंसेक्ट को, इन ग्रुप को किल करने के लिए इस बीटी टॉक्सिन को यूज किया जाता है, जिसमें जो आपको याद रखना है लेपिडोप्टेरस, ठीक है। तो बेसिक समझ में आया होगा। अभी एनसीईआरटी की लाइन समझा रहा हूं, ठीक है, जो काम की लाइन है बस वही लिखी है मैंने, यही आपको नोट्स में ऐड करनी है, एडिशनल कुछ भी ऐड नहीं करना। रीडिंग एक बार एनसीईआरटी मार लोगे पर नोट्स के अंदर ये सारी लाइनें आ जानी चाहिए, ठीक है। अब पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूं कि ये एक्चुअल में बीटी टॉक्सिन किस तरीके से इंट्रोड्यूस किए, क्या पूरी पूरी कहानी, ठीक है, तो समझना कि किस तरीके से क्या। पर यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है? यहां तक बेटा किसी को कोई डाउट है? अरे यस या नो? साउंड मेरी आ रही है बेटा प्रॉपर? आ तो रही होगी। अरे मैसेज क्यों नहीं आ रहे, हैंग कैसे हो गया बेटा? साउंड मेरी प्रॉपर आ रही है क्या? ओके ओके, कोई डाउट शाउट है यहां तक, ये बताओ पहले तो। यहां तक कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ, जितना मैंने करा दिया। ऑल ओके, नो 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 नो, ठीक है। अरे बेटा ह्यूमन इंटेस्टाइन एल्कलाइन कहां होता है? एसिडिक के बाद होता है, अपर पार्ट टोटली एसिडिक होता है, और हमारे उस एल्कलाइन मीडियम के अंदर वो एंजाइम नहीं होते जो इसको कट करने के लिए, मतलब यहां उसके अंदर जो प्रोटीज होते हैं वो पर्टिकुलर एक सेगमेंट पे कट करते हैं, पर्टिकुलर साइज की प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है। यानी उसके एल्कलाइन मीडियम में प्रोटीज जब एक्टिवेट होते हैं, वही समझाने वाला हूं, वहीं पर ही आ रहा हूं मैं, ठीक है। ह्यूमन इंटेस्टाइन का कंसेप्ट अभी अभी क्लियर कर रहा हूं, टेंशन मत करो। आपको ऑफलाइन से बेहतर क्वालिटी दूंगा, ऑफलाइन में भी बच्चों को इतना नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, हर कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, यानी ऑफलाइन से बहुत बेहतर क्वालिटी, बहुत बेहतर। ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर सर, ओके ओके ओके, नो डाउट, चलो ठीक है, क्लियर। अब लेके चल रहे हैं बीटी टॉक्सिन का। अब समझना, पूरी कहानी समझा रहा हूं कि कैसे क्या, पूरा कंसेप्ट। तो पहले तो समझो जीन के बारे में। ये एक जीन था, इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। इसको आप क्या क्या नाम बोल सकते हो? एंडोटॉक्सिन जीन भी बोल सकते हो उसको, इसको आप क्राइजीन भी बोल सकते हो, CRY, क्राइजीन। इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अभी कौन सा जीन है जो एंडोटॉक्सिन्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इस जीन को ढूंढ लिया। अब ये जीन क्या काम करेगा? भाई जीन है, ये डीएनए है, जीन है, तो इससे क्या होगा? इससे एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। बना देते हैं एमआरएनए, MRNA,
जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा तो उससे प्रोटीन भी बनेगी भाई, नो डाउट प्रोटीन तो बनेगी, बना दो प्रोटीन। ये प्रोटीन्स क्या है? ये प्रोटीन्स हैं एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन इट इज अ प्रोटीन, इनएक्टिव प्रोटीन। समझना, इनएक्टिव प्रोटीन अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे इसको तो समझना ये इस तरीके से होगी, मानो ये ऐसे 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 और एक ऐसे दिखा दो, ये ऐसे, ये बन गई एंडोटॉक्सिन इनएक्टिव प्रोटीन, या क्राय प्रोटीन भी बोल सकते हो इसको, क्राय प्रोटीन, क्योंकि क्राय जीन इसको बना रहा है, इनएक्टिव क्राय प्रोटीन। तो सिंपल सी बात है, इस जीन को हमने आइडेंटिफाई किया, जीन इस प्रोटीन को बनाने का काम करता है। इस जीन को हमें कहां इंट्रोड्यूस करना है? प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा। तो अब क्राय प्रोटीन, जब ये प्रोटीन प्लांट के अंदर बनेगी तो इसको कौन इंसेक्ट इंटेक करने वाला है? इंसेक्ट। तो ये एंटर करेगी किसके अंदर? इंसेक्ट के अंदर, एंटर इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट में जब एंटर करेगी तो क्या होगा? वहां पर क्या होगा? एक्टिवेशन होगा। आप जानते हो प्रोटीएज कई टाइप के होते हैं, ये प्रोटीएज अलग अलग तरीके से प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करते हैं, ठीक है। अगर हमने प्रोटीन को गलत तरीके से ब्रेक कर दिया तो प्रोटीन बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। अब यहां जो इंसेक्ट की गट में प्रोटीएज होते हैं प्रोटीन को ब्रेक करने वाले, वो उस प्रोटीन को स्पेसिफिक जगह कट करते हैं। कहां पर कट करते हैं? एक स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं। स्पेसिफिक साइट पर कट करने की वजह से प्रोटीन सिर्फ स्ट्रक्चर कैसा रह जाएगा? ये इतना स्ट्रक्चर रह जाएगा, ये ऐसे 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 ऐसे, बस इसका ये वाला पार्ट कट हो गया। यानी ये वाला पार्ट कट होते ही ये एक स्पेसिफिक साइज की एक्टिव प्रोटीन बन जाएगी, एक्टिव एंडोटॉक्सिन, एक्टिव एंडोटॉक्सिन। बिल्कुल आराम समझा रहा हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यानी जैसे ही ये प्रोटीन एंटर करेगी इंसेक्ट की मिड गट में, जहां पर एल्कलाइन मीडियम होगा, वहां प्रोटीएज क्या काम करेंगे? कट कर देंगे इसको एक स्पेसिफिक जगह से, ठीक है, स्पेसिफिक साइट से कट करते ही कि स्पेसिफिक साइज की प्रोटीन बनेगी जो एक्टिव एंडोटॉक्सिन बोलेंगे इसको, या क्राय प्रोटीन भी बोल सकते हो। ये क्या करेगी? अटैच करेगी, अटैच विथ एपिथेलियम ऑफ मिड गट, और ये मिड गट की एपिथेलियम से अटैच होगी और वहां पे क्रिएट करेगी क्या? पोर्स, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी, डेथ ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल समझ में आया कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अब डाउट नहीं आएगा कि ह्यूमन की इंटेस्टाइन इनिशियल एसिडिक होती है और वो उस प्रोटीन को एसिडिक मीडियम में वहां से भाई स्टमक से, आप जानते हो स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्टमक के अंदर पेप्सिन होता है, आप पता है आपको, ठीक है। रेनिन भी होता है, पर हमारे अंदर रेनिन नहीं होता, ठीक है।
तो पैप्सिन जो होता है वो उसको इस तरीके से कट कर देता है कि आगे जाकर के एक्टिवेशन का तो मतलब ही नहीं बचा, ठीक है। पर जो इंसेक्ट की गट के अंदर कट लगते हैं एल्कलाइन मीडियम के अंदर, ठीक है, क्योंकि वहां एल्कलाइन मीडियम होता है, ठीक है, और हमारा जो एसिड होता है वो भी प्रोटीन को, समझ रहे हो ना, इस तरीके से कर देता है कि मतलब वो इनएक्टिव हो जाती है, सीधी सी बात। एल्कलाइन मीडियम के अंदर स्पेसिफिक जगह से कट लगता है, तब ये उस फॉर्म में आ जाती है जो एक्टिवेटेड फॉर्म है, और एक्टिवेटेड फॉर्म इसकी एपिथेलियम से अटैच कर देती है, वहां पोर क्रिएट करती है, ठीक है, और पोर जनरेट होते ही वहां क्या होता है, इंटेस्टाइन में होल जनरेट हो जाते हैं, इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो पूरी मैकेनिज्म समझ में आई होगी कि एक्चुअल में मैकेनिज्म है क्या। एक्चुअल में इस प्रोटीन का हमने क्या कर दिया, इस प्रोटीन को डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यही मैकेनिज्म कहां होगी, ठीक है, इंसेक्ट के अंदर होगी, पर अब क्रॉप को इनटेक करने की वजह से होगी। मैकेनिज्म यही है। तो क्रायोजीन ध्यान रखने हैं आपको, क्रायो प्रोटीन ध्यान रखनी है आपको, एंडोटॉक्सिन जीन ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये इसमें स्ट्रक्चर बना के समझा दिया कि ये इनएक्टिव फॉर्म में एंटर कर जाएगी मिड गट में एल्कलाइन मीडियम के अंदर, प्रोटीएज उसकी एक पर्टिकुलर साइड को कट करेंगे, पर्टिकुलर साइड को, ठीक है, कट करने से वो एक्टिवेशन, उसका एक्टिवेशन हो जाएगा, एक्टिवेशन होने से वो पोर जनरेट कर देगी। आप समझ रहे हो, पोर्स बनते ही इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ये पूरा मैकेनिज्म, अब डाउट नहीं आएगा आपको ह्यूमन में क्यों काम नहीं कर रही, इंसेक्ट में ही क्यों कर रही है, ठीक है। अब बस इतना समझ में आएगा जीन क्या है, हर चीज समझ में आ रही होगी। अब मुझे लगता नहीं यहां तक कोई डाउट होना चाहिए। अब बेटा बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? टाइम भी कंप्लीट हो रहा है तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब देख लो एनसीईआरटी की एक दो लाइन, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस इटैलिक, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस फॉर्म क्या बनाता है, प्रोटीन, जो क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, प्रोटीन क्रिस्टल्स, ड्यूरिंग कब, पर्टिकुलर फेज में। समझा, तो पूरा समझा चुका हूं मैं, पूरा ये लाइन समझा दे रहा हूं। दीज क्रिस्टल्स किसके लिए टॉक्सिक होते हैं, इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक होते हैं, तो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बोलते हैं इसलिए इनको। एक्चुअली बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिट एज इनएक्टिव प्रोटो, ठीक है, प्रोटॉक्सिन वही इनएक्टिव फॉर्म में होती है। जब इंसेक्ट में एंटर करती है, इंजेस्ट कर लेते हैं उसको, तो वहां पर इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, एक्टिव फॉर्म के अंदर। ये लिखना है, लिख लो, नहीं लिखना है मत लिखना, मैंने पूरा बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। क्यों, एल्कलाइन पीएच पर, ये ध्यान रखना है। प्रोटीएज उसको कट कर देते हैं, पूरी मैकेनिज्म मैंने बता दिया आपको। वहां पर क्या होता है, ये सॉल्युबलाइज हो जाते हैं क्रिस्टल, और एक्टिव होकर के वहां पर क्या कर देते हैं, सरफेस, मिडगट की सरफेस पर एपिथेलियम में क्रिएट कर देते हैं क्या, पोर्स। पोर्स जनरेट हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, उन सेल की स्वेलिंग, भाई अंदर पानी जाएगा, स्वेलिंग होगा, लाइसिस हो जाएगी, और फाइनली उनकी डेथ हो जाएगी। समझ में आया होगा पूरी कंसेप्ट, मैंने डायग्राम, मतलब डायग्राम जी सब पूरी थ्योरी को डायग्राम से समझा दिया। इस डायग्राम के अंदर पूरी थ्योरी इंक्लूडेड है, जब रिवीजन करोगे डायग्राम देखोगे खेल खत्म, ठीक है। ये देखो एक डायग्राम भी दिखा रखा है एनसीईआरटी ने, देखोगे कॉटन की बॉल होती है, ये कॉटन की बॉल के अंदर एंटर कर गया, और क्या कर दिया इसने, कहते हैं कॉटन बॉल वॉर्म, यानी कॉटन की बॉल में इनिशियल फेज में एंटर कर जाता है, ठीक है, और वहां लार्वा जनरेट करता है। लार्वा उसमें जैसे कॉर्न के अंदर भी होता है, ऐसे यहां पर भी होता है, वो कॉटन बर्बाद हो जाती है, इसलिए यील्ड रिड्यूस हो जाती है, तो बहुत बड़ा लॉस होगा इससे। तो अब हमने क्या कर दिया, इस कॉटन को ही मॉडिफाई कर दिया, इसके अंदर क्रायोजीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, और अब अगर ये समझना लेपिडोप्टेरन्स एंटर करेंगे उसके अंदर तो मारे जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो एनसीईआरटी का डायग्राम भी क्लियर हो रहा होगा। तो अब कौन सा जीन किसके लिए, एक लास्ट क्वेश्चन और बनता है इसके ऊपर, ठीक है, बस जीन ध्यान रखने हैं आपको। जैसे मैं एग्जांपल यहां यूज कर रहा हूं, जैसे पहला एग्जांपल आता है क्राय फर्स्ट ए बी, और एक एग्जांपल है क्राय फर्स्ट एसीएन, क्राय सेकंड ए बी, ये याद रखने हैं। अब क्वेश्चन आता है क्राय फर्स्ट ए बी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कॉर्न बोरर के लिए, और ये कॉटन बॉल बॉम्ब के लिए। ये दो ही एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं कि कॉर्न बोरर के लिए कौन सा जीन, आप समझ रहे हो, अगर कॉर्न के अंदर आप किस क्रायोजीन को इंट्रोड्यूस करोगे, तो क्राय फर्स्ट ए बी, ऐसे याद रखना, क्राय फर्स्ट ए बी फॉर कॉर्न बोरर, क्राय फर्स्ट एसी, ए बी के बाद एसी, क्राय फर्स्ट एसी एंड क्राय सेकंड ए बी, ठीक है। पहले तो आप करोगे क्राय फर्स्ट ए बी, फिर क्राय फर्स्ट एसी, क्राय फर्स्ट ए बी कॉर्न बोरर के लिए, क्राय फर्स्ट एसी कॉटन बॉल बॉम्ब के लिए।
कॉटन बॉल बॉम्ब के लिए, पर साथ साथ में क्राई सेकंड एबी भी कॉटन बॉल बॉम्ब के लिए यूज किया जाता है। तो ये वो क्राइजीन है जो एंडोटॉक्सिन बनाते हैं, ये वो क्राइजीन है जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उन टॉक्सिन को बनाने के लिए। तो बात ध्यान कर रखना है आपको, अगेन लिख रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि क्राई फर्स्ट एबी कॉर्न बोरर के लिए, क्राई फर्स्ट एसीएन, क्राई सेकंड एबी कॉटन बॉल बॉम्ब के लिए। ये आपको ध्यान रखने हैं, 2 जीन, बस काम खत्म। पूरी मैकेनिज्म एकदम क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एकदम सेट कर देंगे इस चीज को ब्रेन में आपके, फाइनलाइज, ठीक है। जैसे क्रिस्टलाइन प्रोटीन सिंथेसाइज बाय बेसिलस, ठीक है, थ्रियोजेनेसिस इज एक्टिवेटेड बाय, कौन एक्टिवेट करता है इस क्रिस्टलाइन प्रोटीन को, ठीक है, आप समझना। एसिडिक कंडीशन ना, एल्कलाइन पीएच ऑफ बैक्टीरियल फूड वैक्यूल्स ना, एसिडिक पीएच इन इंसेक्ट फोरगट ना बेटा, मिड गट, एल्कलाइन पीएच इन इंसेक्ट मिड गट, एकदम परफेक्टली। अब आपके दिमाग में आ गया यार मिड गट में होता है, फोरगट हाइंड गट में नहीं होता, क्योंकि वहां क्यूटिकल इंटरनली लाइंड होती है, वहां पर प्रोटीएज होते हैं। जब इस प्रोटीन को कट करते हैं स्पेसिफिक जगह से तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म में हो जाती है, और एक्टिव होते ही ये एपिथेलियम से अटैच होकर के पोर जनरेट करती थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। चलो, बीटी टॉक्सिन किल द इंसेक्ट बाय, कैसे इंसेक्ट को किल करते हैं, ब्लॉकिंग माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन ना बेटा, ठीक है, ब्लॉकिंग ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, नर्व इंपल्स, अरे भाई नहीं, क्रिएटिंग पोर्स इन बॉडी सरफेस, क्या बॉडी सरफेस पर ना, क्रिएटिंग पोर्स इन मिड गट एपिथेलियम, एब्सोल्युटली राइट, मिड गट एपिथेलियम के अंदर पोर को जनरेट करके, समझ रहे हो ना, उनको किल किया जाता है। नेक्स्ट, द प्रोटीन प्रोडक्ट, समझना, सॉरी हाँ, द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बीटी टॉक्सिन जीन, अब समझना जीन की बात कर रहे हैं, क्राई फर्स्ट एबी और क्राई सेकंड, ठीक है, क्राई फर्स्ट एबी एंड क्राई फर्स्ट एसी, याद हो, एंड क्राई सेकंड एबी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, अच्छा ये बात कर रहे हैं क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी की। चलो, तो क्राई, ध्यान रखना मैंने बताया था क्राई फर्स्ट एबी कॉर्न बोरर, क्राई फर्स्ट एबी कॉर्न बोरर, जबकि क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी कॉटन बॉल बॉम्ब। समझ में आ गया होगा। तो जीन पर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, कॉटन बॉल बॉम्ब के लिए होते हैं, ठीक है, इन जीन को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तब ये प्रोटीन बनाते हैं जो कि कॉटन बॉल बॉम्ब को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अ ट्रांसजेनिक राइस, गोल्डन राइस, ठीक है, हैज बीन डेवलप्ड फॉर इंक्रीज कंटेंट, किसको इंक्रीज करते हैं भाई, विटामिन ए, ठीक है, बीटा कैरोटीन, प्रो विटामिन ए, ठीक है, बीटा कैरोटीन, इट इज अ प्रो विटामिन ए, क्या है ये, प्रो विटामिन ए, समझ गए होगे, न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज की जाती है इससे। व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन, ट्रू देखना है भाई, द कंसर्न बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन ना, the inactive prototoxin gets convert into active form in the insect gut, yes। और भी देख लेते हैं, बीटी प्रोटीन exist as active toxin, no, the activated toxin enter in ovary, ना, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड। तो बीटी टॉक्सिन से रिलेटेड जो करेक्ट है वो सेकंड है, आप समझ पा रहे होगी मेरी बात। ओके, तो मजा आया या नहीं आया, ठीक है, बताना, ठीक है। तो कोशिश तो मैं यही कर रहा हूं, आराम आराम से पढ़ाऊंगा, एक एक टेक्निक को आपके ब्रेन में सेट करते हुए और डिफरेंट तरीके से। और जो अगली क्लास होने वाली है वो आरएनए इंटरफेरेंस की है। मैं मतलब पक्का बोलता हूं कि आपको आरएनए इंटरफेरेंस बहुत बेहतरीन तरीके से आपके ब्रेन में सेट करूंगा। और आरएनए इंटरफेरेंस नो डाउट कॉम्प्लेक्स है, जो मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा डाउट है। लोग आधा अधूरा आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ा करके छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चों को फिर डाउट रह ही जाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं आपको, पर आरएनए इंटरफेरेंस का कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करा के ही रहूंगा, 100% प्रॉमिस है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हम आरएनए इंटरफेरेंस और बहुत सारी मेडिकल से रिलेटेड जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज की है हमने, जो हम रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मजा आया नहीं आया, हमने आज जो टारगेट लिए थे, गोल्डन राइस सेकंड टारगेट हमारा था, गोल्डन राइस के अलावा, ठीक है, बीटी कॉटन,
ठीक है। इसके अलावा हमारा एक टारगेट और था, ठीक है, फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है। ये तीनों टेक्निक आपके ब्रेन में सेट हुई या नहीं हुई मुझे बताना, ठीक है, रिस्पॉन्स देना, ठीक है। आपके रिस्पॉन्स को देखूंगा। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के। कल का मतलब कल संडे है, मतलब मंडे ट्यूसडे को आएगी हमारी क्लास। तो कंटिन्यू करते हैं और बेहतरीन तरीके से, इसको टेंशन मत लेना, इस जगह अगर कुछ चीज समझ में ना आया करे तो लेक्चर को देखा करो। आपको नहीं पता, मैं लेक्चर में हर बात बोलता हूं, मुझे पता है कहां कहां बच्चे को डाउट आएगा, तो मेरे टंग से वो जरूर एक बार रिलीज होगी। कभी कभी नोट्सों में नहीं आती है पर टंग से वो मेरे आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो एक बार सुनना करो ढंग से, तो आपको हर कंसेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।